नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, अमर उजाला पर बड़ी कवरेज जारी है क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं झारखंड महाराष्ट्र के। झारखंड में जहां पर एक बार बीजेपी यानी कि महायुति की बल्ले बल्ले दिख रही है, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र में, वहीं झारखंड में जो कोशिश बीजेपी कर रही थी वो झटका लगा और हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे सवाल इन परिणामों के साथ खड़े होते हैं और ओवरऑल अगर आप आज के चुनाव परिणामों को देखें तो 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। यानी कि एक छोटे भारत का पूरा तस्वीर हमारे सामने है, चुनावी तस्वीर कि जनता किस तरीके से देख रही है और क्या सोचकर वोट कर रही है। यह समझने के लिए ये जो नतीजे अभी दिख रहे हैं, यानी कि अभी तो रुझान है, धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे, लेकिन जितना बड़ा गैप है उसके हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यही है कि जनता के मन में क्या है वो समझना बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। झारखंड में जो मुद्दे चले क्या वो महाराष्ट्र में चले, महाराष्ट्र में जो मुद्दे चले क्या वो झारखंड में काम कर पाए, ये एक बड़ी रणनीति की बात है। अलग अलग सीटों पर उपचुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो तस्वीर दिख रही है वो भी थोड़ा चौंकाने वाली है। लोकसभा के नतीजों के लिहाज से देखें तो कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े दावे थे, अखिलेश यादव वो मोमेंटम बनाकर आगे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो मोमेंटम लोकसभा वाला टूटता हुआ दिख रहा है और यहां पर योगी सरकार की वापसी मजबूती दिखाई देती हुई दे रही है। हालांकि शाम तक हो सकता है क्योंकि 9 ही सीटें हैं, कुछ और बदलाव हो परिणामों में, लेकिन अभी जो तस्वीर है उसके आधार पर। दूसरी बात, अब महाराष्ट्र में जो तस्वीर बन रही है, क्या पब्लिक ने, वहां की जनता ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टियों को साइड कर दिया है, इनकी पार्टियों से दूरी बना ली है। एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना मान लिए गए हैं लोगों के मन में। लोकसभा के परिणामों के बाद इसको लेकर सवाल उठा था, अजीत पवार की पार्टी को लेकर सवाल उठा रहा था, जिनको अब तक पोल पंडित्स कमजोर कड़ी बता रहे थे, वो यहां बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह कि जितनी ज्यादा सीटें बीजेपी की दिख रही हैं, क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले मुख्यमंत्री थे, फिर डिप्टी सीएम बने, अब क्या एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में ताजपोशी होगी? ये तमाम बड़े अहम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब भी हम तलाशेंगे, अपडेट्स भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है मैं आपको डेटा सेंटर लेकर चलूं। तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, एक बार मैं परिचय करवा देता हूं। राजीव बिश्नोई जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ पल्लवी सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ तनुज दीक्षित मौजूद हैं, प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी डेटा सेंटर में है, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन पहले मैं आपको सीधा प्रणय उपाध्याय के पास लेकर चलता हूं क्योंकि डेटा पर नजर डालना बहुत जरूरी है और बहुत दिलचस्प डेटा है, बहुत रोमांचक परिणाम का दिन है आज। प्रणय, ओवर टू यू, जरा एक बार दर्शकों को समझाइए क्योंकि ये डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस मिनी इंडिया का हम आप चर्चा कर रहे थे उसकी एक तस्वीर है आज ये। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ही मिनी इंडिया की है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अगर बात की जाए तो ये इस बार इस समय देश का सबसे बड़ा चुनाव है क्योंकि आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ साथ करीब 48 विधानसभा के उपचुनाव और साथ ही संसद की 2 सीटों के लिए जो चुनाव है, यानी करीब आंकड़ा देखा जाए तो आज 419 सीटों का जो चुनाव परिणाम है वो सामने आ रहा है। उन 419 सीटों के अंदर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की तस्वीर कुछ इस तरीके की उभर कर सामने आ रही है। 220 सीटों के ऊपर यानी 288 की विधानसभा के अंदर क्लियर मेजॉरिटी, क्लियर विक्ट्री के तौर पर यहां पर फिलहाल बीजेपी एनडीए यानी महायुति जो है वो आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें जिसके पास सत्ता थी 2019 के चुनाव के बाद में, तो वो काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन के डेटा को अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके आंकड़े भी जो है वो ये तस्वीर बताते हैं। इस समय कुछ इस तरीके की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहां पर उभरी है। 124 सीटें जो हैं बीजेपी के पास हैं और 84 का जो स्ट्राइक रेट है वो बीजेपी का यहां पर नजर आ रहा है। यानी बीजेपी ने बड़े पैमाने के ऊपर यहां पर सीटें हासिल की हैं। आप देखिए कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें लड़ी थी और उसके बाद बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। और अगर आप देखें 2014, इसके अलावा 2019 और उसके बाद 2024, इन तीनों ही विधानसभा चुनावों के अंदर बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में नजर आ रही है। लेकिन तस्वीर जो है वो झारखंड की भी कम रोचक नहीं है। डेटा के अगर आप देखें तो यहां पर 28 सीटें जो है यानी 27 और 28 के बीच में कड़ा मुकाबला लीडिंग पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी और जेएमएम के बीच में नजर आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो बढ़त है वो जेएमएम के खाते में नजर आ रही है। और अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी यानी 20 और ये 48 का जो आंकड़ा है, यानी 42 जो सीटें चाहिए हैं बहुमत के लिए झारखंड के अंदर, उसमें 48 सीटें फिलहाल जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी यहां पर जो बाजी है वो फिलहाल विपक्ष के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। अगर केंद्र के लिहाज से बात की जाए तो वहीं महाराष्ट्र की जो तस्वीर है उसके अंदर जो आंकड़ा है वो जा रहा है फिलहाल एनडीए गठबंधन के हाथ में। और अगर महाराष्ट्र की तस्वीर की बात की जाए तो कुछ बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र की इस तरीके की उभरती हुई नजर आ रही है आदर्श।
और इस बड़ी तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो कलर शेड है, ये कलर शेड बताता है कि बीजेपी ने इस बड़े इलाके के अंदर अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी, चाहे हम खानदेश की बात करें, चाहे हम जो है उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, इसके अलावा जो पूरा कोंकण का क्षेत्र है, इस कोंकण के क्षेत्र के अंदर भी बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। इसके अलावा जो पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जहां पर एनसीपी का बड़ा दबदबा माना जाता था, एनसीपी यानी एनसीपी शरद पवार का बड़ा दबदबा माना जाता था, इस पूरे इलाके के अंदर भी अगर आप देखें तो यहां पर मराठवाड़ा के इलाके के अंदर जो एनसीपी शरद पवार गुट है, उसकी जो मौजूदगी है वो काफी सिमटी है, यानी काफी कम हुई है। और साथ ही जो एनसीपी अजित पवार हैं, वो इस चुनाव के एक बड़े विजेता के तौर पर उभरे हैं। और अगर आप कंपेयर करें 2024 के लोकसभा चुनाव से, तो लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के अंदर तस्वीर जो है वो बिल्कुल पलटती हुई नजर आ रही है इस विधानसभा चुनाव के अंदर। और देखिए बार बार जल्दी जल्दी से ये आंकड़े चेंज भी हो रहे हैं। और यहां पर आप देखिए शिवसेना जो शिंदे गुट है, उसने 55 सीटें हासिल करती हुई यहां उसकी जो बढ़त है वो नजर आ रही है। साथ ही जो 37 सीटें हैं उनके ऊपर एनसीपी जो है वो नजर आ रही है, यानी अजित पवार गुट नजर आ रहा है। साथ ही कांग्रेस जो है 101 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी आदर्श, लेकिन इस समय कांग्रेस के खाते में केवल 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ बड़ी तस्वीर है। इसके अलावा ये तस्वीर जो है ये आपको झारखंड की तस्वीर नजर आ रही है। झारखंड के अंदर जो है फिलहाल 28 सीटें, देखिए 27-28 के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड के अंदर, उसको लेकर क्लोज कंटेस्ट जो है वो फिलहाल चल रहा है यहां पर जेएमएम और बीजेपी के बीच में। तो यहां पर भी आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि अभी कई राउंड जो है वो होना बाकी हैं। और इन कई राउंड्स के अंदर ये जो बड़ी तस्वीर है, पाई चार्ट में अगर आप देखें तो 27-28 का ये आंकड़ा नजर आ रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर आप देखें तो यहां पर कई जगह पर अभी फिलहाल जो है वो तस्वीर बदल रही है। और फिलहाल ये जो बड़ी पिक्चर है वो झारखंड की ये नजर आ रही है। इसके साथ साथ मैं जल्दी से आपको आंकड़ा बता देता हूं, क्योंकि आज के चुनाव के अंदर एक बड़ी और इंटरेस्टिंग कहा जा सकता है कि वो लड़ाई है वायनाड सीट को लेकर। क्योंकि राहुल गांधी के सीट को खाली करने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वायनाड की सीट से लड़ रही हैं। लेकिन वायनाड की सीट के अगर आंकड़े की बात की जाए तो आप देखिए कुछ इस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। 4,68,148 वोट इस समय यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के खाते के अंदर। और उनकी जो लीड है वो 3 लाख वोट से ज्यादा की है। यानी आज 419 सीटों के जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं आदर्श, उसके अंदर जो सबसे बड़ी बढ़त है वो फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा की यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। और उनका जो क्लोजेस्ट कंटेस्टेंट है, कम्युनिस्ट सीपीआई के जो नेता हैं, उनके और इनके बीच में, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा और सीपीआई के नेता के बीच में जो बढ़त का आंकड़ा है वो 3 लाख वोट से ज्यादा का आंकड़ा है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनकी भी बात जल्दी से कर लेते हैं। विधानसभा के जो उपचुनाव है, करीब 48 सीटों का जो चुनाव नतीजा है वो आ रहा है, जिसके अंदर असम से लेकर गुजरात तक कई जो राज्य हैं, साथ ही इसके अलावा उत्तर के यानी पंजाब से लेकर और तमिलनाडु तक कई राज्य हैं, कर्नाटक हैं जहां की सीटें हैं। और इन 48 सीटों के अंदर भी मिक्स बैग नजर आ रहा है। पंजाब के अंदर आप देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो डेरा बाबा नानक की जो सीट है वहां पर आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुधनी की सीट के ऊपर अब आगे हो गई है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये विदिशा की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि ये वो सीट है आदर्श जहां पर शिवराज सिंह चौहान जहां से सीएम रहे, जहां से विधायक बनते रहे। और इस सीट के ऊपर कुछ समय पहले का जो राउंड था उसके अंदर राजकुमार पटेल जो कांग्रेस के थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई है बुधनी की इस सीट के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से मिक्स बैग का नतीजा यहां पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सीटों पर आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटें हैं जिनके ऊपर उपचुनाव इस समय हो रहा है, वहां पर 6 सीटों के ऊपर इस समय जो है वो बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। जी, बड़ी अहम जानकारी देखिए, क्योंकि तमाम ये डेटा बड़ा दिलचस्प हो जाता है, खास करके आज के लिहाज से। और क्योंकि इसी डेटा का इंतजार हम सब कर रहे थे, चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद नतीजे किस ओर जाएंगे और इसी डेटा से समझ में आएगा कि जनता के मन में चल क्या रहा था। और देखिए इसीलिए प्रणय ने बहुत विस्तार से सब कुछ बताया है। हमारे साथ तमाम पॉलिटिकल गेस्ट भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ तनुज जी जुड़ गए हैं, तनुज दीक्षित जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं पल्लवी सिंह जी हैं बीजेपी से, राजीव बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है, जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, अमर उजाला डिजिटल के संपादक। पल्लवी जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र का नाम लेते ही आप सबके चेहरे पे आज बड़ी लंबी मुस्कान आ रही है, लेकिन झारखंड में जो कोशिश थी चूक रह गई। एक तो महाराष्ट्र की जीत और झारखंड की चूक, जरा दोनों पर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि आइदर वी विन और वी लर्न, या तो हम सीखते हैं या तो हम जीतते हैं। तो जीतते हैं तभी हम समीक्षा करते हैं, और यदि हार हो रही है तो बिल्कुल उसमें हम देखते हैं, समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से हमारी हार हुई है।
और उसका आकलन करके उसी हिसाब से हम जनता से संवाद करते हैं। और बिल्कुल जब दूसरी बार इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हम डबल स्पीड से आगे आते हैं। ये आप किसी भी मतलब पुराने ट्रेंड्स भी हैं उसमें अभी आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल चल रहा है, अभी कुछ भी कहना गलत होगा। परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद जैसा भी होगा उसके हिसाब से उस पर आकलन करके आगे कार्य किया जाएगा कि किस वजह से सीटें कम आई। और महाराष्ट्र की ठीक है, महाराष्ट्र में जोड़ देता हूँ, क्या महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री? देखिए, ये सारी चीजें बिल्कुल डिसाइड होंगी। अभी शाम तक परिणाम आ जाएंगे, आपको सारी चीजें बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगी, स्पष्ट पता चल जाएगी। बहुत अच्छे कल अभी आपको याद होगा कि मैं जिस दिन इलेक्शन हो रहा था 20 तारीख को, उस दिन भी मैं थी और मैंने बोला था कि ये नतीजे बदलेंगे। उस टाइम पे आप डेटा बता रहे थे 150 to 170, मैंने बोला था ये 170 से कहीं ऊपर जाएगा। वही चीजें अभी रुझान में दिख रही हैं और बिल्कुल ये आगे आगे नतीजों में तब्दील होंगी, बदल जाएंगी। तो रही बात जो आप मुख्यमंत्री की कर रहे हैं, बिल्कुल उसका भी इंतजार कीजिए, वो भी आपके सामने नाम आ जाएगा। इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए अब चर्चा शुरू हो गई है। राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र में जहां पर पूरी एमवीए ने दमखम लगा रखा था, माहौल यही बना हुआ था, लग रहा था कि इस बार महाराष्ट्र में वापसी हो जाएगी एमवीए की, कांग्रेस की तमाम आप सभी दलों की मिलकर वापसी हो जाएगी, वहां पर बीजेपी और शिंदे गुट को आप लोग बाहर कर देंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा सर। अब तो 12:30 बज रहे हैं दिन के, अब भी इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, नतीजे किस तरीके से आते हैं, उनके मायने कैसे समझे जाते हैं, वो तो लोग देखते रहे। लेकिन झारखंड से अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से आदर्श जी, महाराष्ट्र के अंदर एक झटका कह ले या फिर हमारी अनुमान के विपरीत परिणाम आया है, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में अलायंस को जीत मिली है और महाराष्ट्र के अंदर हम पिछड़ गए हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह सुबह से बीजेपी के नेता भी बाइट्स दे रहे हैं कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। देखिए, किसी भी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, वहां भी गठबंधन, महायुति को। और अभी आप देखिए, राजनीति संभावना का खेल है, समय का खेल है। महाराष्ट्र में बीजेपी 124 या 25 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है, बहुमत का आंकड़ा 145 के करीब है। तो ये तो नहीं कह सकते कि बीजेपी मतलब क्लियर मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। पहली सीट बीजेपी ने जीत ली है, जीत ली है। मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं आ रहा, इसलिए बोलता हूं राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब एक तरफ शिंदे साहब है, उनके साथ अजीत पवार साहब भी हैं, खुद बीजेपी है। और बीजेपी गठबंधन धर्म तभी तक निभाती है जब तक वो बार्गेनिंग पावर ना हो उसमें। आज बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको आसानी से वो अपना सीएम बना देगी या छोड़ देगी। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी शाम तक नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, पर निश्चित रूप से महायुति को वहां पे सफलता मिली है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी हमने अपने प्रदर्शन को सुधारा है और झारखंड के अंदर जो वोटर का मिजाज है और महाराष्ट्र के अंदर वोटर का मिजाज है, उसको कहीं ना कहीं पकड़ने में हो सकता है चूक हो गई हो या फिर जो मैसेज है वो पूरी तरह कन्वे नहीं हो गया हो। क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह के परिणाम आएंगे ये हमें कदापि मंजूर नहीं था, मतलब स्वीकार ही नहीं कर सकते। सवाल आपसे किया क्योंकि बड़ा समझना था, क्योंकि खास करके एमवीए के सभी नेता पूरी तरीके से आश्वस्त हो रहे थे और जैसे संजय राउत की आज प्रतिक्रिया आई थी और जो उनके चेहरे पर भाव दिख रहे थे, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक्सपेक्टेड था। जयदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। जयदीप जी, बड़ा अहम है समझना, क्योंकि लगातार हम लोग चर्चा करते रहे खबरों के खिलाड़ी में भी, उसके अलग भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी कई बार चर्चा करते रहे हैं, लेकिन ये जो अभी दिख रहा है महाराष्ट्र के लिहाज पे थोड़ा मैं फोकस करूं, महाराष्ट्र पर चलूं, मैं सीधे तौर पर समझना चाहूंगा महाराष्ट्र की जो तस्वीर है। एक तो अब क्योंकि 12:30 बज गए, बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं लगता कि बहुत परिवर्तन होगा नंबरों में। आपको एक तो क्या लगता है? दूसरा, अब बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी देवेंद्र फडणवीस को, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी बन गई और शिंदे भी अभी पिछले दिनों लगातार चुप ही चल रहे थे, इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहे थे, तो अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वहां से बात हटके मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर आ गई। महाराष्ट्र में तो स्थिति लगभग साफ है आदर्श, और अब बहुत मुश्किल है कि ये स्थिति यहां से जाकर बदले। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारी सीटों पर हार जीत का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। स्ट्राइक रेट आप देखें तो पूरा जो महायुति है उसका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है, जिसको लीड कर रही है भाजपा, जिसने 80% प्लस का स्ट्राइक रेट बताया है, और बाकी भी 65 और 70% के साथ हैं शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार का एनसीपी गुट। तो तीनों ने ही मिलकर बहुत धूम महाराष्ट्र में मचाई है, प्रचंड बहुमत है। और इससे स्पष्ट होता है कि जो टूट हुई शिवसेना और एनसीपी की, उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा पूर्व की जो रणनीति थी
दोनों ही क्षेत्रीय पार्टियों को विभाजित करके उस मतों के विभाजन का फायदा लेने की, वो लोकसभा में तो नहीं हुआ लेकिन विधानसभा में हो गया। स्थानीय स्तर के कई मुद्दे, कई फैक्टर्स इसको प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही बहुत जबरदस्त चर्चा लाड़की बहन योजना की हो रही है और ये स्कीम ऐसी है जिसकी चर्चा हर चुनाव में अब गूंज रही है। मध्य प्रदेश की धरती से निकलकर ये स्कीम एक चुनाव जिताऊ स्कीम बन गई है और झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने उसका उपयोग किया और आगे उससे भी ज्यादा फायदा देने की बात भी की। और इसीलिए चूंकि वहां पर विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी तो वो वादा ही करती रही पर अमल में नहीं ला पाई। अमल में अगर आया है कहीं पर तो वो अमल में आया है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में उसका परिणाम हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार। और ये जो सारी जीत है, इसके बाद आपने ठीक कहा कि सबसे बड़ा सवाल उठेगा मुख्यमंत्री बनने का, और ये ऐसा सवाल था जो महायुति और महाविकास लेकिन मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप इसका जवाब दीजिए। उसके पहले एकनाथ शिंदे का एक छोटा सा बयान है, वो सुनवा देते हैं, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहां से कनेक्ट बड़ा सही हो पाएगा। एक बार सुनवा देते हैं एकनाथ शिंदे का बयान। पीसीआर, अगर हम वो एकनाथ शिंदे का बयान चलवा पाए, अब से कुछ मिनट पहले ही वो बयान उन्होंने दिया है और जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। देखिए, बड़ा अहम बयान है ये एकनाथ शिंदे का। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ नहीं बोले, लेकिन न भूतो न भविष्यति। जयदीप जी, बिल्कुल वो मुख्यमंत्री पद को लेकर अब बोलेंगे भी नहीं आदर्श ज्यादा, क्योंकि उनसे कहा जा चुका है कि आपके लिए एक बड़ा त्याग, महात्याग जो है वो किया जा चुका है। जब सरकार को गिराया गया था उद्धव ठाकरे वाली और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तब कितने खून के आंसू देवेंद्र फडणवीस ने पिए होंगे, कितना उन्होंने मन महसूस लिया होगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब जो मौका है भाजपा नहीं छोड़ेगी और भाजपा ने पहले ही ये स्पष्ट एकनाथ शिंदे को कर दिया होगा और इसीलिए एकनाथ शिंदे के सारे स्वर जो हैं वो बिल्कुल उससे विपरीत हैं। तो लेकिन वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं, खुद हैं, खुश हैं और उसको लैंडस्लाइड विक्ट्री वो बता ही रहे हैं, हमने सबने सुना। हालांकि ये तय है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है उनके लिए फिलहाल, और उनको ये पद अभी कुछ समय के लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा। आगे जाकर क्या महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेगी, क्योंकि देखिए ये जो दोनों पुर्जे जोड़े हैं ना, एकनाथ शिंदे वाले और अजीत पवार वाले, मैं फिर कहना चाहूंगा इतनी बंपर जीत के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को इनको जोड़े रखने के लिए गाड़ी में बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। एकनाथ शिंदे का मन बदल जाएगा, संभावना कम है, लेकिन अजीत पवार का मन बदल सकता है कभी भी, और ऐसे पाला बदलने वाले अजीत पवार अभी भी उनके साथ हैं। इसलिए ये चिंता इतनी बड़ी जीत के बावजूद, बंपर जीत के बावजूद भाजपा के खेमे में होगी और जरूर उसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी का स्वाद चख चुके एकनाथ शिंदे, अगर उनके भीतर कभी सत्ता का सुख फिर से जागा, उनको कुर्सी की याद फिर से आई, तो वो कहीं अपना मन नहीं बदल रहे, ये चिंता। तो ये दोनों चिंताएं इतनी जीत के साथ भी मैं इस पे जरूर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूंगा आदर्श, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ने पिछले कुछ समय में, एक दशक में खास तौर पर बहुत ज्यादा उठापटक, बहुत ज्यादा बदलाव देखे हैं। मतदाता के मन को कंफ्यूज किया है, मतदाता तय ही नहीं कर पाया कि किसकी विचारधारा क्या है, किसकी अवधारणा क्या है और कहां जाना चाहिए। और उसके बीच अगर इस तरह के क्षत्रप जिनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, सत्ता का सुख आसान नहीं होता है, मिल जाता है तो उसका छूटता नहीं है मन से। तो अगर एकनाथ शिंदे के मन में वो भाव फिर से जागा तो दिक्कत हो सकती है। अजीत पवार को लेकर जिस तरह की बयानबाजी चली, उन्होंने जैसा बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का विरोध कर दिया, जिस तरह से पूरा नवाब मलिक और इनके टिकट को लेकर चर्चा होती रही, तो हमेशा ऐसा लगता रहा कि वो मिसफिट हैं, लेकिन उनको साथ में रखना मजबूरी है। लेकिन अब वो सीटें भी ज्यादा ले आए हैं और इतनी सीटों के साथ मुझे अभी भी लगता है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये टिकिंग टाइम बॉम्ब बन सकते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी का पासा कहीं
सबकी मिलाकर बहुत प्रचंड जीत है। और मैं अभी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदान का जो प्रतिशत है वो भी तो 25% से ज्यादा वोट पाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जबरदस्त स्ट्राइक रेट है उसका। लेकिन दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, जिसने लगभग 12.5% से ज्यादा का वोट पाया है। और ये 10% से ऊपर का वोट परसेंटेज जिसके पास होता है, वो किस तरह के विचार रखता है, किस तरीके से सोचता है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। भारत की चुनावी राजनीति को हमने करीब से देखा है आदर्श, और इसीलिए ये सारा जो वोट परसेंटेज है वो चिंता का सबब बन सकता है आगे जाकर। हाँ, ये बहुत अहम बात का आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि बीजेपी और कहीं ना कहीं खास करके बीजेपी का आला कमान जिस तरीके से रणनीति बनाता रहा है उसके हिसाब से जरूर सोचकर उन्होंने रखा होगा। हालांकि राजनीति है और लगातार राजनीति में बहुत सारे बदलाव हमने देखे, और महाराष्ट्र की राजनीति में जिसका जिक्र आप खुद कर रहे थे कि पिछले कुछ सालों में अब ये जो शिवसेना और एनसीपी का जो एक दौर चला पार्टियों के टूटने का, वो भी वहां की जनता ने देख लिया, और अब उनके फैसले के बाद शायद काफी हद तक उन्होंने साबित भी कर दिया कि वो किधर रहना चाहते हैं। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी, मैं बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले आपके पास आ रहा हूं। बड़ा अहम है समझना, जो बात जयदीप जी कह रहे हैं उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। महाराष्ट्र की राजनीति से, महाराष्ट्र के नतीजों से ये जो अभी रुझान है, जो अब नतीजों में कन्वर्ट होना शुरू हुए, संदेश क्या जाता है खास करके महाविकास आघाड़ी के लिए पहले तो, और बीजेपी की तो जो चुनौतियां हैं वो जयदीप जी ने बता ही दी। देखिए आदर्श जी, सबसे बड़ा संदेश ये जाता है कि लोगों ने जिस तरीके से वहां एक दल में से दो दल, यानी दो अलग अलग दल, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे से शिंदे, ऐसे दो अलग अलग गुट जिस तरीके से निकले, तो लोगों के अंदर ये एक बहुत बड़ा उथल पुथल का माहौल था। क्योंकि समर्थक होते हैं किसी भी इसके समुदाय के, किसी भी पार्टी के, वो ये हमेशा ये चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधाराओं के साथ जुड़े रहें। लेकिन जब पार्टी के ही अलग अलग विचारधाराओं के हो जाते हैं तो ऐसे में मतदाता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है वो किसके साथ जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 149 सीटों पर जो है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, और लगभग 125 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में लीड कर रही है। इसका स्पष्ट से देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लोगों ने पसंद किया है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट की, तो दोनों की जिस तरीके से हम देख रहे हैं 59 सीटों पर अजीत पवार गुट चुनाव लड़ा, और 59 में से लगभग जो है 38 सीटों पर लीड कर रहे हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने 81 सीटों पे चुनाव लड़ा और 56 सीटों पे लीड कर रहे हैं। ओवरऑल ये कांटे की जो टक्कर थी, ये कहीं ना कहीं महायुति, महाविकास आघाड़ी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलती है। और लोगों ने सबका साथ सबका विकास, साथ ही जिस तरीके से लाडली बहना योजना, क्योंकि देखिए लोग बाग ये देख चुके हैं कि जिस जिस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे करती है सरकार, वो सरकार आने के बाद पूरे भी होते हैं। तो वही चीज मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं देखिए एक सिलेंडर के जो रेट्स थे, ये बहुत बड़ा मुद्दा था महाराष्ट्र में और साथ ही साथ झारखंड में। ऐसे में मुझे लगता है कि काफी सारे जो मैनिफेस्टो, क्योंकि देखिए महाविकास आघाड़ी के अंदर आंतरिक कलह भी शुरू से लोग देख रहे थे। सीट शेयरिंग के समय से हमने देखा जिस तरीके से विवादों की स्थिति थी, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके असंतुष्टता जताई थी। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका आकलन चुनाव के दरमियान किया जाता है जनता के द्वारा, और ऐसे में जनता जो है अपनी पसंद से सरकार बनाने जा रही है। जी आदर्श जी, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। तनुज जी आप रहे हैं मेरे साथ, मैं पल्लवी जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है, ममदानी साहब भी जुड़ गए, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि अब महाराष्ट्र के लिहाज से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तस्वीर साफ है कि अगर वो बनाते हैं, उनकी सरकार बनती है, कौन होगा सीएम महाराष्ट्र में, कौन होगा सीएम, क्योंकि अब बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। विनोद तावड़े कह रहे हैं कि बैठकर बातचीत करेंगे, लेकिन उधर एकनाथ शिंदे साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, जिसकी ज्यादा सीटें उसका सीएम, इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। तो मतलब क्या निकालें? देखिए अभी रुझान है, आगे अभी नतीजे आएंगे तो बिल्कुल बैठ के बात हो जाएगी। जो भी है बातें चल रही हैं, बट ठीक है, बट अभी नॉर्मली जब बैठ के डिसाइड होगा। लोकसभा इलेक्शन के समय पे भी आपने देखा होगा बहुत ऐसी बातें चल रही थी, और एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी का पूर्ण बहुमत नहीं है, बैसाखी की सरकार है, कितने दिन चलेगी, इस तरीके की बातें आती रह रही थी। लेकिन और 2-3 महीने से ज्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है, बहुत ही स्मूथली चली और चलेगी। ये पूरी 5 साल ये सरकार चलने वाली है और अपने काम करने वाली। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, अभी लग रहा है ये चीजें, अब जैसे संजय राउत जी भी
बयान देना शुरू कर दिए हैं, ईवीएम के लिए बोलने लगे हैं, बहुत सारी चीजें आने लगी। तो ठीक है, अभी रुझान आने दीजिए, रुझान चल रहे हैं, नतीजे आने दीजिए, मुख्यमंत्री भी डिसाइड हो जाएगा, ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन देखिए, क्योंकि अब सबकी नजरें इस बात पर ही लगी हैं। ममदानी साहब, इकबाल ममदानी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आ रहा हूं बिश्नोई जी, आपके पास भी आऊंगा। ममदानी साहब, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं सर, क्योंकि देखिए, बड़ा सा महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से आप लोग देखते रहे हैं, और जिन नेताओं के हम नाम ले रहे हैं उनके साथ बहुत लंबा उनकी राजनीति को बहुत करीब से आप लोगों ने देखा है। कौन होगा मुख्यमंत्री? शिंदे साहब कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ तय हुआ नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीट उसका मुख्यमंत्री। तावड़े जी कह रहे हैं कि भाई बैठकर बात कर लेंगे सब लोग। होगा क्या? क्योंकि अब तो सारा गेम वहां पर आकर टिक गया कि कुर्सी किसको मिलेगी। देखिए, आप बिल्कुल यहाँ आके पेच फंसेगा। मुझे भी लग रहा है कि एकनाथ शिंदे का जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, लोगों का शुक्रिया अदा किया, और वही जीत को लेकर के जो सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने बताया वो कल्याणकारी योजना। उनका कहना है कि ये कल्याणकारी योजना उनकी तरफ से थी, यानी कि वो दावेदार है पिछले 2.5 साल में जो काम किया है, जिसको लेकर के लोगों ने वोट दिया है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी को लेकर के। तो इससे इनकार नहीं है कि पेच फंस सकता है उनकी बातों से, जहां एकनाथ शिंदे, अपना माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, यानी कि वो मान रहे हैं कि मैं दावेदार हूं अभी तक। और वहीं अजीत पवार जो है, उसकी पत्नी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, सुनीत्रा पवार ने। उसने कहा कि अजीत पवार जो है वो सीएम होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे करके जो राजनीति है वो सीएम को लेकर के है, लेकिन जितना मैं बीजेपी खेमे को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी खेमा इस बार किसी तरीके का सीएम चेहरे को लेकर के समझौता करेगा। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो सीएम है वो उनके अपने ही हो। अब ये और बात है कि कौन रहेगा, लेकिन प्राथमिकता जो मुझे मेरे सोर्सेस से पता लग रही है वो देवेंद्र फडणवीस ही एक बड़े नाम रहेंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आज जो है ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के एक नए हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उभरे हैं। वहीं देश के जो 2009, 14 और 19 के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की राजनीति लगभग आज खत्म कर चुकी है उन्होंने। तो ये चीजों को लेकर के अब मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर के बीजेपी पूरी ताकत लगा देगी इस पूरे मामले के अंदर, सीएम पद के दावेदार को लेकर के। लेकिन एकनाथ शिंदे भी किसी तरीके से हार मुझे नहीं लगता है मानेंगे। अगर समझौता करेंगे तो भी कोई बड़े लेवल पे और बड़ी बातों पे करेंगे कि आगे उनकी पार्टी को किस तरह चलाया जाए, कितने अधिकार उनके हाथ में होंगे। वो एकनाथ शिंदे मुझे लगता है उन चीजों पे मानेंगे, अगर मानते भी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी बहुत लंबा सफर एक सड़क से लेकर के सीएम तक का जब उन्होंने तय किया है, तो वो जानते हैं क्या क्या चीजों पर समझौता करना चाहिए, कैसे सरकार को आगे बढ़ानी चाहिए, कैसे आगे कार्यकर्ता को बढ़ाने चाहिए। क्योंकि अब उन्होंने ये चीज तो साफ कर दी है कि जो शिवसेना असल कौन सी है उसका मैंडेट लोगों ने उन्हें दिया है। तो इस चीज को लेकर के एकनाथ कहीं भी पीछे हट नहीं करेंगे। अब देखिए आज शाम चर्चा में क्या क्या चीजें निकलती होने वाला है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के बारे में, पिछली बार भी हमने देखा था, और उसके बाद खास करके पूरे कैंपेन के दौरान जिस तरीके से जब सवाल जवाब होने लगे तो बहुत खूबसूरती से वो टाल भी जाते थे। लेकिन अब क्योंकि वो भी उसी दमखम के साथ लौटे हैं, बीजेपी भी अपनी सीटें बढ़ाकर, बीजेपी भी उसी दमखम के साथ आई है, सरकार बनाने की स्थिति है। लेकिन कुर्सी का मोह, जिस तरीके से जयदीप जी कह रहे थे कि सत्ता का सुख यानी कि पावर का सुख जो है वो कैसे छूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। कैसे बात बनती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खतरे की घंटी अगर कोई है तो सबसे पहले अजीत पवार, और दूसरा अब अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर रार होती है तो एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। बिश्नोई जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। 100 से ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, और अगर सीटों के हिसाब से देख ले तो यहां पर शिवसेना उद्धव गुट हो, एनसीपी शरद पवार का गुट हो, उसमें तो सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कांग्रेस ही नजर आ रही है। निश्चित रूप से आदर्श जी, हम स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के ऊपर हमारे से कोई चूक हुई होगी, और दूसरा कि वोटिंग का जो पैटर्न है वो शायद कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा सा समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि अभी तक पूरा डेटा आएगा तब उस पर एनालिसिस होगा। पर मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, गठबंधन को मिला है। और अभी जो बात हो रही थी, मैं पैनल में, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम पद किसी को नहीं देना चाहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत भी नहीं है, और जो उसके सहयोगी हैं, चाहे शिंदे साहब हो, चाहे अजीत जी हो, अजीत पवार साहब हो, वो भी इस चीज पे समझौता नहीं करेंगे। इसलिए अभी ये संभावना पहले से व्यक्त करना कि सीएम किस पार्टी का होगा, भारतीय जनता पार्टी किसको चुनेगी, फडणवीस साहब का नाम चल रहा है। आपने देखा होगा कि जो तावड़े साहब का जो महाराष्ट्र में कांड हुआ, वो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी की तो इन्वॉल्वमेंट थी,
तो अभी तक उनके अंदर मनमुटाव चल रहा है। तो अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 145 का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी उससे इंडिविजुअली कितने दूर रहती है, क्योंकि राजनीति के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि समय और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा कह रहे हैं समय और संभावनाएं खत्म नहीं होती, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन अब देखना होगा परिस्थिति क्या बनती है। खैर, समय और संभावनाएं वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है उस पर हम बात कर रहे हैं। आखिर महाराष्ट्र की जो तस्वीर बनी उसके पीछे के कारण क्या है, गुणा गणित क्या है, ये जानना बड़ा अहम है। इसके लिए आपको सीधा डेटा सेंटर लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रणय और विभास साने इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उन दोनों से जानेंगे कि ये जो तस्वीर अभी देख रहे हैं इसके पीछे की असल कहानी है क्या। प्रणय। प्रभावित करता है, और विभास मेरे साथ मौजूद हैं और हम तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसका जिक्र जो है अभी जयदीप जी भी कर रहे थे उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो विभास, सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो आंकड़ों का गणित है ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये आंकड़ों का गणित बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन आंकड़ों के लिहाज से फिलहाल 125 पे बीजेपी है, 55 के ऊपर शिवसेना है, लेकिन यही कॉम्बिनेशन तो विभास पिछली बार भी 2019 के चुनाव के अंदर भी बहुमत इसे ही हासिल हुआ था, लेकिन इस बार इससे फॉर्मिडेबल बना रहा है। कहा जा सकता है कि ये जो एनसीपी अजित पवार गुट का साथ है, यानी 218 सीट के ऊपर इस समय ये नजर आ रहा है गठबंधन, जिसे हम महायुति कह रहे हैं। 145 की जरूरत है, तो 145 के मुकाबले 218 का ये गणित फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर अगर ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ाता है, यानी गड़बड़ाने से मतलब ये है कि अगर ये जो 93 सीट्स हैं ये जुड़ जाती हैं इसके साथ में, तो ये आंकड़ा जो है ये पलट सकता है, 144 का आंकड़ा ये हो जाएगा। देखिए, अभी प्रणय, जैसा कि अभी हमने सीएम का भी जो बयान है वो सुना, उन्होंने साफ तौर पे मीडिया ने उनसे पूछा कि ये कहा जा रहा है कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी सीएम उसी का होगा, तो उन्होंने बिल्कुल जो इसको साफ तौर पे उन्होंने इस बात को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हमारा कोई ऐसा डिसीजन उसमें नहीं हुआ था, ऐसी कोई सहमति नहीं बनी थी। और उन्होंने किसी भी स्थानीय नेता का, जो जैसे कि देवेंद्र फडणवीस है या अजित पवार, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधे कहा कि जो भी बड़े नेता है हमारे गठबंधन के, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ बैठक में जो भी तय होगा वो उस पर अमल होगा। जो आप सीटों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो वही पेच हुआ ना जो 2019 में भी फंसा था। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जैसे कि अगर अभी ये एक इसमें आप जो बता रहे हैं इसके हिसाब से ये अभी जो 218 सीटें जो बनती हैं, तो इसमें एक फर्क ये था कि पिछली बार भाजपा जो थी वो 105 पर थी, इस बार 125 पर है, यानी कि थोड़ा सा जो आंकड़ा है भाजपा का 20 सीटें ऊपर है भाजपा की। लेकिन अगर ये उसी तरह की स्थिति बनती है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर अगर कोई पेच फंसता है, तब यहाँ पर जो है दोबारा से हमको हो सकता है कि देखने को मिले कि वहां पर जो जीत से भारी जो गठबंधन है उसके जो आपसी जो रस्साकशी है वो उस पर भारी पड़ेगी इस जीत के आंकड़े के ऊपर। तो ये हमको एक बार दोबारा से यहाँ पर देखने को अगर मिल सकता है, अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह का कोई अगर टकराव होता है दोनों गुटों के बीच में, खासतौर से जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली वो और भाजपा। लेकिन विभास, पिछली बार जो है वो सीमेंट लगाया गया था शिवसेना शिंदे गुट के नेता को यानी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने ये इंश्योर किया था कि ये सरकार चले, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइसी केस तो इन्हीं दोनों का है। अजित पवार पिछली बार भी देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने के लिए आए थे, लेकिन ऐन मौके पर शपथ लेने के 2 दिनों बाद वो बहुमत प्रूव नहीं हुआ और वो फिर वापस से शरद पवार के साथ चले गए। अब की बार ये जो टूट हुई है, इस टूट के अंदर सीमेंट तो इस एकनाथ शिंदे की अगुवाई से लगा था, लेकिन अब की बार ये जो 93 का आंकड़ा जो है, 93 भी क्यों, अब तो ये 94 का आंकड़ा हो गया है। तो इस 94 के आंकड़े के साथ में ये एक बड़ी चीज है जिसके ऊपर ये जो गठबंधन है फिलहाल महायुति है, इस महायुति के अंदर ये जो राजयोग की युति है ना, वो तो इस 94 से बनी हुई है। तो ये जो 94 का आंकड़ा है ये खेल खराब नहीं करेगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है। और साथ ही मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, क्योंकि यह तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, आदर्श दर्शकों को यह भी समझना चाहिए कि आखिर जो बदलाव हुआ है वो कहां हुआ है, जो राजनीतिक समीकरण बदला है वो किस इलाके के अंदर बदला है। तो विभाग जरा सबसे पहले जरा इस नक्शे पर भी समझाइए, फिर हम गणित पर वापस लौटेंगे, क्योंकि ये टेलीविजन में एक जोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जो बताया कि देखिए इस आंकड़े के हिसाब से तो बहुत सारे जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल इसमें यह है कि शिवसेना को तोड़कर भाजपा दोबारा वहां पर
सत्ता में आई थी, तो क्या अभी जो विपक्षी वहां पर गठबंधन है, क्या उसमें जब कांग्रेस ही आप देख रहे हैं कि 19 सीटों पर कांग्रेस है और जो शरद पवार के नेतृत्व वाली जो पार्टी है वो 12 सीटों पर और उद्धव ठाकरे की पार्टी 20 सीटों पर है, तो क्या ये तीनों मिलकर ये ताकत रखते हैं कि दोबारा से अजित पवार को अपने में शामिल कर सके या एकनाथ शिंदे को अपने साथ में मिला सके, जो कि एक बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह उस पर जो है वो उठता है। अब अगर हम लौटते हैं जो आप बात कर रहे थे, जो रीजन वाइज हमको जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अगर ये इसकी जब हम बात करें कि जो सियासी नक्शा वहां पर किस तरह का नजर आ रहा है, तो सबसे ऊपर से अगर हम चलते हैं प्रणय, तो यहाँ पर हमको दिखता है विदर्भ यानी कि यहाँ पर करीब आप लोग अपनी चर्चा जारी रखिए, बस एक अपडेट दे देता हूं कि इस बीच खबर यह आ रही है कि अमित शाह ने अजीत पवार से, एकनाथ शिंदे से और देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की है। बिल्कुल विभास, ये वही जो आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो जो सीमेंट है, वो जो ग्लू है, वो फेविकॉल लगा के रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो तो रखना पड़ेगा और इसमें जो है वो दोबारा से हमको यही देखने को मिलेगा कि 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। अब सवाल इसमें यही है कि कौन डिप्टी सीएम बनता है और कौन मुख्यमंत्री बनता है। आप लगातार ये डेटा स्टडी कर रहे थे, अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, तो इन दोनों से ही अलग परिणाम यहां पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में निकलता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर बीजेपी के बढ़त की बात की जाए, बीजेपी पिछली बार भी 2014 में, 2019 में और 2024 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, लेकिन अब की बार बीजेपी का परफॉर्मेंस जो ठीक हुआ है या सुधरा है 2019 की तुलना में, वो किस इलाके में ज्यादा हुआ? देखिए, जैसा कि हम इस नक्शे से और रंगों से जो हम समझ सकते हैं, ये विदर्भ का जो पूरा इलाका है, 62 सीटें करीब यहाँ से आती हैं और यहाँ पर भाजपा और जो शिवसेना है, इनके नेतृत्व में जो गठबंधन ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, उसका जो है वो बड़ा गेन यहाँ पर जो है नजर आता है। दूसरा जो गेन हमें नजर आता है, यानी ये जो दोनों शेड्स ऑफ सैफरन है, जी बिल्कुल, इसमें हमको जो है वो बड़ा इसमें यहाँ पर दिखता है फायदा। और दूसरा जो है हमको एक कोंकण का जो पूरा वो बेल्ट है, वहां पर भी, जिसमें मुंबई में अपने आप में जो है 36 सीटें होती हैं और बाकी पूरा जो ये सिंधु दुर्ग, रत्नागिरी, ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर भी ये जो है वो एक इलाका ऐसा है, यहाँ पर इस क्षेत्र में भी, यानी आप इस इलाके की बात कर रहे हैं जी, इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शिवसेना है, भाजपा है और जो अजित पवार के नेतृत्व वाला जो धड़ा है, उसने यहाँ पर जो है प्रदर्शन बेहतर किया है। जो बीच का हम ये इलाका देख रहे हैं, ये मराठवाड़ा का जो इलाका ये आता है और पश्चिमी जो महाराष्ट्र है उससे जुड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर यानी लेकिन विलास, जो तस्वीर में नजर आ रहा है कि नीले रंग की जो सारी लड़ाई है वो इस इलाके के अंदर हुई है, यानी अजीत पवार और जो है शरद पवार, यानी एक ही परिवार के जो 2 गुट बढ़ गए एनसीपी के अंदर, मराठवाड़ा के इलाके के अंदर। यहाँ पर अजीत पवार ने काफी बढ़त बना ली है, जबकि लोकसभा चुनाव के अंदर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब माना गया। देखिए प्रणय, ये जो 2 इलाके हैं जो बीच के, एक पश्चिमी महाराष्ट्र कहलाता है और एक मराठवाड़ा कहलाता है। तो मराठवाड़ा मूल रूप से कांग्रेस का लंबे समय से गढ़ रहा है, विलासराव देशमुख के समय से गढ़ रहा है मराठवाड़ा एरिया, और उससे भी पहले से रहा है। और पश्चिमी महाराष्ट्र जो है, ये जब शरद पवार अलग हुए कांग्रेस से, तो शरद पवार ने यहाँ पर काफी जो है वो उनकी पार्टी ने यहाँ पर पकड़ मजबूत, यानी खासतौर पर पुणे के आसपास का तो अब जब आप ये देखेंगे कि मराठवाड़ा वाले रीजन में आपको दोनों ही एनसीपी के धड़े यहाँ पर, उनके रंग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यानी कि यहाँ पे कड़ा मुकाबला हुआ है चाचा भतीजा की जो पार्टी है, उनके दोनों के बीच में आपस में। और जो पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका है, यहाँ पर आपको जो अजित पवार के नेतृत्व वाली जो पार्टी है एनसीपी, वो और कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपको भगवा रंग यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि भाजपा यहाँ पर कहीं भाजपा ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये जो है वो पूरी तरह से यहाँ का जो सियासी नक्शा इस तरह का यहाँ पर बनता है। लेकिन खासतौर पर अगर इस इलाके की बात की जाए, खानदेश के इलाके की बात की जाए, तो इस पूरे इलाके के अंदर बीजेपी भी है और साथ ही एनसीपी भी है, लेकिन यहां पर कांग्रेस भी कमजोर है। कांग्रेस की एक सीट मुझे यहां नजर आ रही है, लेकिन अधिकतर जो दबदबा है वो मुझे यहां पर बीजेपी शिवसेना का ही नजर आ रहा है। अभी जब टोटल टैली भी हम जब प्रणय देख रहे थे, तो उसमें हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा अगर सिर्फ सीटों की संख्या की बात हम करते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान में तो हमको कांग्रेस ही यहाँ पर पूरे उसमें नजर आती है। जो 19-20 सीटों के आसपास अभी जो है संघर्ष कर रही है कांग्रेस महाराष्ट्र में। 44 सीटें जो है पिछली बार कांग्रेस को यहाँ पर थी, तो बड़ा जो लॉस है वो तो यहाँ पर कांग्रेस का लॉस है। और जो आपने बात की शुरुआत में कि हम लोकसभा चुनाव की जो चर्चा कर रहे थे, तो उसमें काफी नुकसान था अजित पवार की पार्टी को। सिर्फ एक ही जो है वो वहां से उनका बिल्कुल 17 पार्टियों का ये जो पूरा परफॉर्मेंस चार्ट है, ये अभी तक 288 में से आदर्श 287 सीटों के जो रुझान है वो आ गए हैं, और एक सीट जो है घोषित हो चुकी है, जो कि बीजेपी के खाते के अंदर गई है। और ये जो बड़ी तस्वीर है, ये इस समय महाराष्ट्र की निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से विभास भी लगातार बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बरकरार बना हुआ है, वो दरअसल इसी अंक गणित के ऊपर है, क्योंकि किसी एक दल के पास में अपने दम पर बहुमत नहीं है। चूंकि महाराष्ट्र के अंदर जहां तक मुझे याद आता है, बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें लड़ी हैं,
145 के करीब बीजेपी ने सीटें लड़ी हैं, उसमें से 126, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। पूरे जो महायुति उसका भी देख लें तो मेरे ख्याल से अगर मेरे आंकड़े गलत नहीं है तो 85-86% का सक्सेस रेट है जो ये पूरा गठबंधन था। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा विभास आपसे कि शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े कद्दावर खिलाड़ी माने जाते हैं, राष्ट्रीय राजनीति के कद्दावर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि ये शरद पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस है। करीब 11% का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, यानी 95 सीटें लड़के वो महज इस समय 12 सीट के ऊपर हैं। तो ये आखिर हुआ क्या? शरद पवार क्या अपना जो चार्म है वो खोते चले जा रहे हैं, या उनके अंदर या उनकी पार्टी या उनकी जो बेटी है उसके अंदर अब उनके मतदाताओं को भविष्य नजर नहीं आ रहा? देखिए प्रणय, सुबह 9 बजे से लेके करीब करीब अभी जो समय हो रहा है, अभी तक हमने देखा कि जो बयान सामने आ रहा है अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, भाजपा मुखर है जाहिर तौर पे क्योंकि नतीजे उनके पक्ष में है। अभी हमने मुख्यमंत्री शिंदे का बयान हमने देखा, जो हमको लग रहा है कि जो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उसमें कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार के नेतृत्व वाली है। तो ये पिछले दिनों आपको भी याद होगा, हम दर्शकों को भी याद दिला, शरद पवार का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि अब वो किसी जो है वो युवा को जो है मशाल सौंपी जाए। तो मुझे लगता है शायद से कि शरद पवार के नेतृत्व वाले जो पार्टी है उनको और शरद पवार स्वयं उन्हें भी ये कहीं ना कहीं एहसास था कि इस बार जो है वो प्रदर्शन वैसा नहीं होने जा रहा है। इसी वजह से जो है वो बयान उनके इस तरह के सामने आए कि अब वक्त आ गया है। और मैं एक बार बयान आया कि अब मैं कितने बिल्कुल आप और मैं एक चीज पे, एक पॉइंट पे और बात करनी चाहिए आदर्श, और वो है सिंपैथी फैक्टर। क्योंकि ये जो सिंपैथी फैक्टर है ये 2 राज्यों के अंदर देखने को मिल रहा था। हेमंत सोरेन के लिए झारखंड के अंदर सिंपैथी फैक्टर क्योंकि ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर सिंपैथी फैक्टर की चर्चा हो रही थी उद्धव ठाकरे को लेकर। और उद्धव ठाकरे का जो परफॉर्मेंस है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का, वो तो महज 19 का परफॉर्मेंस ही बेहद खराब परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी का चेहरा रहे, बाल ठाकरे की लेगेसी, उसके बाद लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार भी चलाई और जिस तरीके से आज उनका परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, इसमें तो लगभग आप मान सकते हैं कि जी जितनी सीटें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मिलती दिख रही हैं 56 सीटें, उतनी ही सीटें पिछली बार जो शिवसेना एकजुट थी, टूटी नहीं थी, उसको 56 सीटें पिछली बार मिली थी। वहां पर बड़ी बात कह रहे हैं 105 भाजपा थी, 56 पे शिवसेना थी। तो अब जो है अगर हम दोनों पार्टियों को अगर आप इस तरह से देखें, 56 और 19 आप जोड़ दीजिए, अगर इस पार्टी में टूट नहीं होती तो आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना हो सकता था दोनों दलों का। तो मतलब ये एक तरह का ये 75 का आंकड़ा होता, 75 का आंकड़ा होता, और ये जो है वो दूसरी सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। वैसे भी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी लंबे समय से जो है शिवसेना दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रही और बीजेपी और शिवसेना का एक नेचुरल कॉम्बिनेशन जो है वो था। लेकिन इसके टूटने के बाद बड़ा सवाल जो कि आदर्श भी पूछ रहे थे, आदर्श और साथ ही जयदीप जी भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है 2019 के बाद हमने महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखे और ऐसे देखे विभास जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उद्धव ठाकरे जो है यानी बाल ठाकरे के बेटे वो कांग्रेस के साथ जाके अलायंस कर लेंगे, महाविकास आघाड़ी बन जाएगी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि यहां से एक नया कॉम्बिनेशन नहीं उभर सकता है? देखिए आपको इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भाजपा अभी 105 पे नहीं 126 पर है, और इस आंकड़े को हम भूल रहे हैं प्रणय। ये 17 का जो आंकड़ा है, ये अगर मान लीजिए कि इनमें से कहीं से भी समर्थन जुट जाता है तो फिर जो है, अगर ये आप जो बता रहे हैं कि अगर इस तरह का भी कोई समीकरण बनता है, जो कि हालांकि बनना काफी मुश्किल है, बहुत तल्ख जो हुई है चीजें, जो अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी है उसके बारे में कहना मुश्किल है कि आगे उसका क्या रुख रहता है। लेकिन आप अगर मान लीजिए कि अगर 127 और अगर बाकी बनाम ये सारा अगर आप कर देते हैं तो आप जो फर्क आपने जो दिखाया 145 का फर्क, तो यानी 27 अगर इसमें जुड़ जाता है तो 144 का आंकड़ा पहुंच जाता है, यानी 145 से केवल एक सीट कम। तो वो जो है अभी हालांकि संभावना उसकी कम नजर आ रही है। जो पेच फंसेगा, जो पिछली बार भाजपा और शिवसेना भी जिस बात पर अलग हुए थे, वो मुख्यमंत्री पद को लेकर सारी लड़ाई थी। तो इस बार जो पिछली बार जो रहा, जब टूटकर बनी शिवसेना, अलग टूटकर हुई, तो देवेंद्र फडणवीस ने इसका जो है सेक्रीफाइस किया उस चीज को लेके। 5 साल जो एक बार मुख्यमंत्री रहे, बड़ा रोचक संयोग देख रहा है आदर्श कि डिप्टी सीएम और सीएम, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर, मंत्री के तौर पर रहे देवेंद्र फडणवीस की सरकार के अंदर, और उसके बाद अब जब एकनाथ शिंदे सरकार में मुख्यमंत्री रहे तो उसके बाद डिप्टी सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस रहे। सत्ता की कमान तो इन्हीं तीनों के पास में रहेगी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि इन तीनों में से कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और कौन डिप्टी सीएम ही रहेगा, ये बड़ा इसमें सवाल है। तो देखिए आदर्श, ये जो तस्वीर है, बड़ी तस्वीर जो है, सारा खेल जो है वो इस आंकड़ों के अंक गणित का है, और ये जो मैजिक नंबर है 145, सारी लड़ाई इस 145 की है। लेकिन 145 के अंदर फिलहाल जो बढ़त है वो इस आंकड़े के साथ में 218, 219 के आसपास जो सीटें हैं वो फिलहाल नजर आ रही हैं।
यहां पर महायुति के पास में, यानी उसके पास में क्लियर मेजॉरिटी है एज ऑफ डेट, क्योंकि यही गठबंधन चुनाव में जनता के पास जनादेश देने के लिए गया था और जनता का जनादेश फिलहाल 218 के साथ महाराष्ट्र के अंदर इस महायुति के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत देखिए, बड़ी अहम चर्चा आप लोगों ने की है और बहुत जरूरी था इस तरीके की एक चर्चा, क्योंकि जो सीटों के हिसाब से जो गणित बन रहा है और कैसे कहां पर क्या हो रहा है ये बताना दर्शकों को बहुत जरूरी था। सभी खास मेहमान मेरे पास जुड़े हुए हैं, उनके पास चलो। उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी की एक बाइट सुनवा देते हैं, क्या उन्होंने कहा है महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी और मतलब पूरी महायुति आगे बढ़ती हुई दिख रही, क्या कहा है जल्दी से सुनवाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हो रही है और मैं कह सकता हूं कि इस विजय का जो मुख्य आधार है वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के संगठन के द्वारा की गई अथक मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था, हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को, और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया है। तो सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, हालांकि वो सीधे तौर पर कह रहे थे, लेकिन देखिए इस पूरी कवायद के बीच बात झारखंड चुनाव की भी करेंगे। उपचुनाव में और भी सीटें थी, 2 सीटें लोकसभा की भी थी, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा वायनाड की रही। विष्णु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वायनाड में जितना बड़ा अंतर दिख रहा है इसका अंदाजा जाहिर सी बात है आप लोगों को पहले से था। अब लोकसभा में दोनों यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों भाई बहन एक साथ होंगे, कितनी चुनौती बढ़ाएंगे सामने सरकार के लिए? निश्चित रूप से आदर्श जी, वायनाड की जीत एक बहुत बड़ी जीत है पार्टी के लिए, संगठन के लिए। और जिस तरह जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आदरणीय प्रियंका जी है, उन्होंने वायनाड के साथ साथ अमेठी और रायबरेली के जो चुनाव है उसके अंदर भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वो पर्दे के पीछे थी रायबरेली और अमेठी के चुनाव में, क्योंकि राहुल जी पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहे थे। तो निश्चित रूप से जब संसद में प्रियंका जी आएंगी तो पार्टी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इस तरह की कोई जब बड़ा नेता जीतता है तो हर कार्यकर्ता, कोई भी दल का हो, उसकी पार्टी का अगर कोई नेता जीतता है तो उसको एक आत्मविश्वास उसके अंदर जगता है। तो वायनाड की जीत हमारे लिए बहुत बड़ी है और जिस तरह 3 लाख से प्लस वोटों से जो लीड चल रही है ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। पर अब मैं फिर से विधानसभा चुनाव के ऊपर आना चाहूंगा कि जो उपचुनाव हुए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की जो 5-4 सीटें थी पिछली बार, इस बार वो 2 पिछड़ गई है। सपा जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पर महत्वपूर्ण इस बात, पर महत्वपूर्ण ये है कि जो जीत का अंतर है वो घटा है। आप जैसे गाजियाबाद सीट है, पिछली बार बहुत ज्यादा वोटों का मार्जिन था, कम हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी बड़े पैमाने पर शिकायतें भी मिली हैं। तो पूरा अगर एनालिसिस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह एक इमेज पेश कर रही है कि उसने बहुत बड़ा विजय हासिल किया है, फतेह हासिल की है और इसके पीछे प्रधानमंत्री का योगदान है, तो इनसे पूछने वाला होना चाहिए कि झारखंड में आप क्यों चुप हो गए? वहां क्या प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं है? क्योंकि जितनी रैलियां उन्होंने महाराष्ट्र में की थी, 8-9 रैली, उतनी उन्होंने झारखंड में की थी। जो बटोगे कटोगे वहां बोला था, वो भी वहां बोला था उन्होंने। तो अगर आप श्रेय देते हो तो झारखंड की हार का भी श्रेय प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये एक तरह से पीएम की इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो विधानसभा चुनाव हुए हैं दोनों राज्यों में, वो स्थानीय लीडरशिप के आधार पे हुए हैं और महाराष्ट्र के वोटर हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे कि पार्टी और जो लीडर है उनके अंदर कहीं ना कहीं गैप इतना ज्यादा हो गया था कि मैसेज कन्वे नहीं हो पाया। दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो जारी किए और आप भी फील्ड में रहते हैं कि मैनिफेस्टो की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह एक वैचारिक लड़ाई लड़ी वो जनता को ज्यादा हिट की बजाय मैनिफेस्टो के। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बता सकते। अभी देखो नंबर है 145, वो भी समझाना चाह रहे थे, समझ में ये तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी को तो हम बोल रहे, इसी को ध्रुवीकरण कहते हैं वोटों का, कि जब वोटर वोट करने जाता है तो वो बहुत सारे पार्टी भी देखता है, अपना स्थानीय नेता भी देखता है, इमोशन भी जुड़े होते हैं। पर अभी आपके जो डेटा सेंटर में उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि 145 का जो मैजिक फिगर है वो अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाएगी। और वो एक जो संभावना बहुत कम की बात कर रहे थे
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम तक या कल सुबह तक, क्योंकि 26 नवंबर से पहले सरकार बननी जरूरी है। और दिन आज 1-2 दिन की बात है, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो महाराष्ट्र के अंदर अभी परिस्थितियां किस करवट लेंगी, और जो बोल रहे हैं कि शरद पवार साहब है उनका अब नकार दिया है पब्लिक ने, ये गलत है। अभी राजनीति के अंदर नहीं, ये अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, नजर सबकी लगी हुई है, और जो डर आप जता रहे हैं ना सुधांशु बिश्नोई जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण डर है। और देखिए, प्रणय और विभास भी इसी की चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है एक बार पल्लवी जी से पूछ लेना चाहिए। पल्लवी जी, कई बार परिस्थिति बिल्ली के भाग से चीखा फूटने की हो जाती है। बड़ा संभल के बीजेपी को आगे बढ़ना पड़ेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि बयान तो अब आने शुरू हो गए। पल्लवी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? मुझे लगता है पल्लवी जी है नहीं हमारे साथ। इकबाल जी को मैं ले लेता हूं, और जयदीप कार्णिक जी, अगर आप, मैं इकबाल सर आ रहा हूं आपके पास। जयदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? क्या हम चलेंगे जयदीप जी की? देखिए, अभी आप बिश्नोई जी को सुन रहे थे। जयदीप जी, बड़ा महत्वपूर्ण है समझना महाराष्ट्र का। उसके बाद हम झारखंड का भी रुख करेंगे। जो परिस्थिति वाकई बन गई है बीजेपी के लिए, 26 तारीख तक अब सरकार भी वहां पर बननी है। एकनाथ शिंदे अब इशारों में कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई थी कि जिसकी ज्यादा सीटें वो उसका सीएम। अब इस परिस्थिति से निपटना कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि सत्ता का सुख जब मिल जाता है तो उसको त्यागना या उससे परे हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अब बीजेपी की पूरी मास्टर प्लानिंग यहां पर दिखाई देगी कि क्या कर पाए हैं, क्या नहीं कर पाए। देखिए, ये सब आदर्श भाजपा ने सोच के रखा होगा। भाजपा के रणनीतिकार इतने चुस्त दुरुस्त तो होंगे कि अगर वो एकनाथ शिंदे को लाकर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर अपने आप को सरकार में बनाए रख सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस को समझा सकते हैं। और हम ये जानते हैं कि शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस शुरुआत में दिखाई नहीं दिए थे, और उनका चेहरा पीछे की जो दास्तान थी उसको पूरा बयान कर रहा था अच्छे तरीके से। तो हमको ये समझना चाहिए कि चुनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये चुनौती उसी दिन से बनी हुई है जिस दिन से गठबंधन बना है। जब महायुति बनाई, सीटों का बंटवारा किया, तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि अगर 80% से ऊपर का स्ट्राइक रेट भी वो लाती है तो भी निर्भरता तो रहेगी उनकी शिंदे पर और अजीत पवार पर। अब शिंदे और अजीत पवार को साथ में रखकर उनकी महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखकर अपनी सरकार को चला लेना, ये चुनौती रहेगी, क्योंकि गठबंधन की सरकारों में यही दिक्कत होती है। एक तरफ हमने वो दौर देखा है जहां लगातार गठबंधन होते थे, राज्य में भी और केंद्र में भी, जब केंद्र और राज्यों की राजनीति उससे थोड़ा बाहर निकल रही थी, और हमने देखा कि जो भी हो रहा था पूर्ण बहुमत से हो रहा था, सुपड़ा साफ हो रहा था। विपक्ष में कोई दल नहीं होगा, पक्ष में जो आएगा सत्ताधारी दल, उसके पास किसी तरह का कोई समझौता करने की, दूसरे दलों का मुंह देखने की कोई स्थिति नहीं रहेगी। लगभग 1 दशक तक, 2 चुनावों तक वो दौर रहा। उसका फिर से वो दौर है कि आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए गठबंधन के रूप में ही मौजूद है, अपने दम पर उनके पास बहुमत नहीं है, और वही स्थिति अब राज्यों में भी कुछ हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में तो खास तौर पर यह संभव नहीं था कि अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती, उतनी सीटों पे आप लड़ ही नहीं रहे हो चुनाव। लेकिन पिछली बार से काफी बेहतर स्थिति में भाजपा अपने अकेले के दम पर भी है। 105 की भाजपा अगर 125 पर लगातार आगे बनी हुई है, इनमें और आगे 2-5 सीटों का अगर गड़बड़ होती है, बढ़त होती है, तो भाजपा और मजबूत स्थिति में रहेगी। एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं वो इसलिए कहेंगे कि आखिरी मौके तक वो भी अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहेंगे। सब लोग देखते हैं परिणाम क्या आएंगे। हम लोग अपने शोज में, चुनावी विश्लेषण में लगातार बात कर रहे थे आदर्श, हर किसी को सीएम बनना है और हर किसी को लेकिन परिणामों का इंतजार है। अब ऐसा होगा कि सूत न कपास जुलाओ में लट्ठम लट्ठा, तो वो बात थी चुनाव के पहले तक। नहीं, कल बारामती में कल भी पोस्टर लग गए थे। अब तो दिखाई दे रहा है कि नंबर अच्छे आ गए। अब इन अच्छे नंबरों के साथ बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? आप देखिए कि अगर 50+ की सीटों पर बैठे हैं एकनाथ शिंदे और लगभग 40 सीटों को टच कर रहे हैं अजीत पवार, तो दोनों की महत्वाकांक्षाएं जागेगी। दोनों, अजीत पवार कोशिश में होंगे कि अपने उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ उनको अच्छे मंत्रालय मिल जाए। एकनाथ शिंदे ने जीत का स्वाद चखा है, कुर्सी का स्वाद चखा है। अभी तक की स्थिति में ये थे कि वो एक एक्सीडेंटल चीफ, उनकी जीत अपनी जीत नहीं थी। तो एकनाथ शिंदे के लिए इस जीत के बहुत सारे मायने हैं। एकनाथ शिंदे ऐसे नेता नहीं थे जो अपने दम पर एक दल बना लें और उस दल को इतनी सारी सीटें दिलवा के ले जाएं। एकनाथ शिंदे उस शिवसेना का हिस्सा थे जो बाला साहेब ठाकरे ने बनाई थी, और उसमें वो मातोश्री के एक सेवक के रूप में उपस्थित थे। मातोश्री के सेवक के रूप में उद्धव ठाकरे की सरकार में भी वो मंत्री रहे। लेकिन
अगर वहां से निकलकर वो बाहर आए हैं तो ये उनके लिए भी आजमाइश थी कि मैं शिवसेना के अंदर रहकर जो कद मेरा था, वो मुख्यमंत्री तो मैं बन गया जोड़ तोड़ करके, लेकिन नंबर तो मेरा नहीं था। और वो नंबर जब अपने दम पर उनको इतना बड़ा आता हुआ दिखाई देगा, और साबित भी कर गए इन नंबरों के साथ, इन नंबरों के साथ वो अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी ताकत जताएंगे। कई बार ये भी होता है, ताकत जताने के बाद आपको हो सकता है मुख्यमंत्री की कुर्सी ना मिले, लेकिन बड़े मंत्रालय तो मिल सकते हैं, तगड़े मंत्रालय तो मिल सकते हैं। सरकार में आपका इस तरह का अधिकार बना रह सकता है कि आप जब चाहें तब उस प्लग को खींच दें। तो यही एकनाथ शिंदे भी चाहेंगे और यही अजीत पवार भी चाहेंगे। और इन दोनों की मांगों के साथ महाराष्ट्र में सरकार चलाना भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल मजबूरी है। और ये फिलहाल शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस कदम पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चल चुकी है, आज से 5 साल और 10 साल बाद की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत होगी। आज तो उन्होंने मजबूरी में एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को साथ में रख लिया है, लेकिन ये मजबूरी लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 चुनावों से लगातार सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आ रही है, और अब वो सबसे बड़े दल के साथ साथ एकमात्र ऐसा दल बनना चाहेगी जो अपने बहुमत के साथ अपने दम पर सरकार बनाए और उसको किसी एकनाथ शिंदे या किसी अजीत पवार की जरूरत न हो। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं, लंबे समय की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की है। और ये हमने देखा है कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे समझौते करने से भाजपा चूकती नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को समझाना पड़ा, पीछे धकेलना पड़ा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था सरकार बनाने का और आगे आने वाले चुनावों की तरफ देखने का। एक लोकसभा का चुनाव था और एक विधानसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले अपने समझौते के, लेकिन आज तो मिल रहे हैं। आदर्श जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि आज तो वो परिणाम मिल रहे हैं। लोकसभा में ठीक है, परिस्थितियां थोड़ी दूसरी हो गई थी, मुद्दे अलग तरीके के हो गए थे, लेकिन विधानसभा का चुनाव थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। लोग ज्यादा तो अपनी बारे में सोचकर जुड़ते हैं और उसका कहीं ना कहीं उसमें लोगों ने क्या सोचा, कैसे देखा, ये निकल कर आया है। ममदानी साहब भी मौजूद है हमारे साथ, प्रणय उपाध्याय और मेरे सहयोगी अभिलाषा दोनों मौजूद हैं। देखिए, थोड़ी सी बात झारखंड की भी कर लेते हैं। मैं आऊंगा ममदानी साहब आपके पास, थोड़ा झारखंड की भी चर्चा करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि झारखंड में जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं और बीजेपी जो दावा कर रही थी, जो कोशिश कर रही थी, वो सफल होता हुआ झारखंड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद, जेल से वापस आने के बाद कमबैक उन्होंने जेल से तो किया ही किया, लेकिन वापस पॉलिटिकली जो उन्होंने कमबैक किया इन नतीजों में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा चौंकाने वाला खुद बीजेपी के लिए भी होगा, क्योंकि जो तमाम तरह की रिपोर्ट्स या तमाम तरह के सर्वे बीजेपी की तरफ से दिखाए गए थे, वो थोड़े चौंकाने वाले थे। बीजेपी को लग रहा था कि हम जीत लेंगे आदिवासी बेल्ट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या है पूरी कहानी, सीधा आपको डेटा सेंटर लेकर चलते हैं। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी मौजूद है, अभिलाषा मौजूद है, और फिर अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड से, और उत्कर्ष मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं, वहां भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन पहले डेटा सेंटर, प्रणय। बिल्कुल आदर्श, और डेटा के जरिए सबसे पहले यह देखना जरूरी हो जाता है कि इस समय झारखंड की तस्वीर क्या कह रही है, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो सिंपैथी फैक्टर कम से कम यहां पर हेमंत सोरेन के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है। अभिलाषा मेरे साथ में, अभिलाषा झारखंड को बहुत अच्छी तरीके से समझती इसलिए भी है क्योंकि वो वहां पढ़ी हैं, वहां रही हैं। और सबसे पहले आंकड़े को अगर आप देखें तो यह आंकड़ा बताता है कि इस समय जो क्लियर विक्टर के तौर पर यहां नजर आ रहे हैं, यानी लीडिंग पार्टी जो है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेएमएम नजर आ रही है यहां पर 31 सीटों के साथ में। साथ ही जो 14 सीटें हैं कांग्रेस के खाते में और 4 सीटें हैं, यानी करीब करीब ये 49 का आंकड़ा है। और ये जो जीत के लिए जरूरी है 42, उससे करीब करीब 7 सीटें ज्यादा है, यानी बहुमत से सीधे सीधे यहां पर बहुमत सिक्योर करते हुए नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन। लेकिन बात करेंगे अगर बीजेपी की, तो बीजेपी यहां पर इस समय जो है इस आंकड़े के अंदर बीजेपी 26 के ऊपर नजर आ रही है, यानी इंडिया जो एनडीए गठबंधन है वो काफी पीछे है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो है वो भी इसके साथ था, साथ ही जेडीयू इनके साथ में था, लेकिन वो कहीं पे नहीं है। यानी क्लियर तौर पर जो बढ़त है, बढ़त की तस्वीर यहां पर कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। अगर आप झारखंड के नक्शे को देखें तो झारखंड का ये जो पूरा इलाका है, जिसके अंदर ट्राइबल बेल्ट भी शामिल है, इसके अंदर गिरिडीह का इलाका है, देवघर का इलाका, दुमका का इलाका है, गुमला है, इन तमाम इलाकों के अंदर। लेकिन इस तस्वीर को हम समझने की कोशिश करते हैं अभिलाषा से। अभिलाषा, जरा ये आंकड़े जो हैं, ये सॉरी महाराष्ट्र के आंकड़े खुल गए, मैं चाहूंगा आपसे कि आप समझाएं हमें जो इस समय झारखंड के आंकड़े हैं, और झारखंड का जो आंकड़ा है वो ये आंकड़ा है 31 सीटें जेएमएम। आखिर क्या कमाल कर दिया हेमंत सोरेन ने कि ईडी का केस होने के बावजूद सिंपैथी फैक्टर जो है
वो क्लियरली यहां पर हेमंत सोरेन को जाता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन ने यहां बाजी पलट दी है। यानी 2 राज्यों में से जो बाजी है वो फिलहाल झारखंड के अंदर तो इंडिया गठबंधन के हाथ। बिल्कुल, और ये एक तरीके से इतिहास है प्रणय, क्योंकि 24 साल बाद ऐसा होने जा रहा है। और झारखंड में हमेशा ये देखा गया अल्टरनेट गवर्नमेंट की वहां पर हमेशा एक रवायत रही, लेकिन वो इस बार बदलने जा रही है। और ये मुझे लगता है हेमंत सोरेन के पॉलिटिकल जर्नी में, उनके पूरे करियर में अब तक का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक सेटबैक के बाद जब आप जेल जाते हैं, अपने जेल जाने से पहले वो ड्रामा आप याद कीजिए रांची का, राजधानी का, जब वो अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं, चंपाई सोरेन सीएम पद पर काबिज होते हैं, लेकिन जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी ने की, वो नैरेटिव बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। क्यों? वजह क्या रही? एक तो आदिवासी अस्मिता का सवाल जो है इससे जोड़ दिया गया इस पूरे प्रकरण से, और बीजेपी आदिवासी नेता चंपाई सोरेन को मैं यूं कहूं कि जेएमएम से चुराने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उन्हें उस तरीके का उन्होंने माइलेज नहीं दिया, वो प्रोजेक्शन नहीं दिया। मरांडी और चंपाई सोरेन ये तो वादा करते रहे सीएम, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री, जब भी झारखंड के दौरे में पहुंचे कि जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा वो एक आदिवासी ही होगा, लेकिन कोई चेहरा उन्होंने नहीं प्रोजेक्ट किया। अब अगर हम झारखंड के मुद्दों की बात करते हैं तो वहां पर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है प्रणय, और सामाजिक न्याय भी। बाबूलाल मरांडी अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ चल रहे हैं, ये भी बता दें हम कि वो ट्रेल कर रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपडेट है कि बाबूलाल मरांडी पीछे चल रहे हैं। जिस तरीके से वो दावा कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल भी ललायत नहीं हूं, और उन्होंने सवाल जो है वो पूरे अगर हम बात करें तो सवाल उठाया कि किस तरीके से झारखंड सरकार काम कर रही है। इस नक्शे को भी समझना चाहेंगे अभिलाषा आपसे, क्योंकि इस इलाके की अगर हम बात करें, इस आंकड़े को मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सीटें हैं जेएमएम को वो इस इलाके से मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये वेस्ट सिंह भूमि से लेकर जो लेवघर का इलाका है, यानी इस नक्शे को यदि हम देखें तो ये जो इलाका है वहां से बिल्कुल ये जो इलाका है, तरीके से देखिए कि 5 प्रमंडल हैं, 24 जिले आते हैं झारखंड में, और इसको यहां से देखिए ये संथाल बहुत ही अहम हो जाता है, जिसपे और ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, इसमें आप देख लीजिए कि कोयलांचल का भी क्षेत्र है, इसमें बोकारो, धनबाद, रामगढ़, ये पूरा कोयला बेल्ट है। आप ये कह लीजिए कि देश के पावर, देश की एनर्जी का जो पूरा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो यहाँ से आता है। अब अगर जमशेदपुर भी आप देख लीजिए, जब कोल्हान की हम बात करते हैं, ये जो इलाका है खूंटी का इलाका है ना, खासतौर पर गुमला का इलाका, लोहरदगा का इलाका, यहां से सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो जेएमएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो आखिर ये क्या हुआ? ये जो इलाका है, जिस कोयलांचल की आप बात कर रही हैं, उसके अंदर तो अधिकतर जो है आप देखिए कि जो सीटें हैं वो बटी है, यानी बीजेपी और जेएमएम के बीच में मुकाबला था। कांग्रेस के खाते में कुछ ही सीटें यहां पर गई हैं, लेकिन जो मेजर विक्ट्री है वो जेएमएम के खाते के अंदर, वो खासतौर पर इस इलाके से आ रही। तो इस इलाके में ऐसा क्या खास हुआ? यहाँ का जो सियासी समीकरण कह लीजिए, यहाँ का जातीय समीकरण कह लीजिए, क्या वजह रही कि यहां पर जेएमएम ने सबसे ज्यादा जो है वो सीटें हासिल की है? बिल्कुल, देखिए आरक्षण का मुद्दा जो है प्रणय, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी तरीके से हेमंत सोरेन उठाने में कामयाब रहे, और एक बहुत बड़ा मसला था सरना कोड का, जिसे विधानसभा में पास किया गया। और ये बातें, ये नैरेटिव वहां के आदिवासी लोगों तक पहुंचाने में कि देखिए आपके आरक्षण को लेकर हम गंभीर हैं, सरना कोड को लेकर जो आदिवासी रवायतें हैं वहां की, उन चीजों को संजो के रखने की, संरक्षण की बात, वो जो अस्मिता वाली बात होती है जिसको लेकर झारखंड 2000 में अलग हुआ था, उसे लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स है वहां के लोगों के अंदर, उसे वो पहुंचाने में आपने देखा भी होगा कि जब जेल से बाहर आके दोबारा सत्ता पे आते हैं हेमंत सोरेन, उनका पूरा हुलिया बदल गया। वो एक बिल्कुल झारखंडी, खांटी झारखंडी नेता के तौर पे दिखने लगे। उनके संबोधनों में भी जो झारखंडी गोटा भाषा है वो झलकने लगी, और वो जो उनका देसीपन अंदाज बीजेपी के लिहाज से, अगर एनडीए के लिहाज से बात की जाए अभिलाषा, तो चंपाई सोरेन को चुराना जो है वो काम नहीं आया। बिल्कुल, और चंपाई सोरेन कोल्हान के टाइगर कहलाते हैं, और अगर उनको इस तरीके से पटकनी दी है उन्होंने, और हम ये कौन सा इलाका है चंपाई सोरेन का? चंपाई सोरेन बिल्कुल ये कोल्हान का देखिए इलाका है, सरायकेला आप देख रहे हैं, खरसावा है, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, और जमशेदपुर की भी इसमें हम बात कर रहे हैं। जमशेदपुर में भी अगर आप देखिए तो पूरा उनका माना जाता है कि प्रभुत्व रहता है उस इलाके में, लेकिन वहां पर भी एक बार हम जरा देख लें कि किस तरीके का परफॉर्मेंस है। तो अब आप देख लीजिए, हर तरफ आपको ग्रीन दिख रहा है। बीजेपी कहाँ पे रह गई है? बीजेपी इस इलाके के अंदर है। अगर आप इस सीट की बात करें तो आप ये देखिए
यहां पर 6 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिमडेगा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यहां पर फिलहाल बीजेपी जरूर नजर आ रही है, लेकिन अधिकतर इस इलाके के अंदर खास तौर पर जो जेएमएम है उसका दबदबा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो यहां पर है। इसके अलावा जो आरजेडी है उसने भी, यानी जो लार्जर तस्वीर है आदर्श, वो कुछ इस तरीके की नजर आ रही है। जो बड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और जेएमएम के बीच में यहां पर नजर आ रहा है। और इसके अलावा हालांकि वोट प्रतिशत ज्यादा दिख रहा है बीजेपी का, ये मैं आपको बता दूं कि जो वोट प्रतिशत है वो भी हमारे पास है, वो भी हम बता दें दर्शकों को, 18.23% बीजेपी का वोट प्रतिशत है, जेएमएम का 13.85। ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं 32.61% हुआ है। और इसके अलावा जो जेएमएम है उसके खाते के अंदर 22.56% है, लेकिन सीटों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सीटें जो हैं वो जेएमएम के खाते में ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है, 31 और साथ ही साथ 26। यानी अगर इस विधानसभा चुनाव मुझे लगता है प्रणय, अभिलाषा, संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग वहीं से अगर उनसे इस पर कुछ बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ संजय जी, आपसे वही सवाल है मेरा कि क्या लगता है आपको, ये जो झारखंड में जो नतीजा है अपने आप में एक इतिहास रच गया है, ये जो ईडी, सीबीआई और फिर मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, ये जो तमाम मसले हैं, इस पर जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है, क्या उसे गंभीरता से सोच रही है? झारखंड का ये जो नतीजे आ रहे हैं या जो मैंडेट होगा वो कुछ संदेश दे रहा है क्या? इसमें जो हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी पर वो सिंपैथी वोट गेन करने में मतलब सफल रहे। उन्होंने बहुत तरीके से इस लोगों को समझाया कि भाजपा वालों ने इशारा करके अपने जो ईडी और इन लोगों था सीबीआई का यूज करके उनको गिरफ्तार किया था, जबकि उस मामले में उनकी कहीं अंतर्लिप्तता भी नहीं थी। तो इसको उन्होंने बहुत तरीके से स्थापित भी किया। प्लस अपनी जो नई योजनाएं थी, मैया योजना, अबुआ आवास योजना, इन सबको भी उन्होंने बहुत तरीके से मतलब लोगों के बीच में पहुंचाया। और ठीक इलेक्शन से पहले उन्होंने 3-3 किस्त की राशि भी जारी कर दी महिलाओं के खाते में। नतीजा ये हुआ कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है, खासकर जो ट्राइबल क्षेत्र की महिलाएं हैं, जहां पर ट्राइबल क्षेत्र है वहां पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा बढ़ा। और यही वजह है कि इनके गठबंधन को माइलेज मिलता दिख रहा है। खासकर मतलब कई सीटें ऐसी हैं जिसमें तो मतलब मार्जिन 38,000, 37,000, 35,000 का मार्जिन से ये लोग आगे निकल गए हैं। तो वो सीटों का तो, उन सीटों का तो एकदम क्लियर कट है कि इनके खाते में आ रहा है। कुछ सीटों में मार्जिनल गैपिंग है, लेकिन वो भी हमको लगता है कि आगे चलकर ये लोग ये कवर अप कर लेंगे। संजय जी, आपकी इस बात में दम नजर आता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा हुआ है, 4% अभिलाषा। और आप देखिए कि लगातार विधानसभा चुनाव के अंदर महिला फैक्टर एक मजबूत फैक्टर और चुनाव जिताऊ फैक्टर के तौर पर उभरा है। चाहे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की बात की जाए, चाहे लाड़की बहना की योजना जिसकी महाराष्ट्र में जिक्र हो रही है, चर्चा हो रही है, इसके अलावा मैया योजना जो है उसका जिक्र अभी आपने किया। मैं आपको बता दूं, ये ना मैया नहीं है, हो सकता है कुछ लोग इसको माँ से जोड़े, ये मैया नहीं, ये मैया है। वहां पे छोटी बेटियों को, लड़कियों को, जो कुंवारी लड़कियां उनको बहुत प्यार से मैया बोलते हैं कि मैया आई हुई है हमारे घर में। अब देखिए ये कैसे समय में आया, ठीक छठ से पहले जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो वोटर तो सोचेगा ना, जहां पर झारखंड में इतनी गरीबी है, जो आदिवासी इलाके हैं, मैं आपको बताऊं प्रणय कि वहां पर सूप लेकर लोग घरों में जाते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए कि हम छठ कर सके। ऐसे में अगर आपके अकाउंट में सीधे आप बेनिफिशियरी बन रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो आपके जहन में एक नैरेटिव ये बन रहा है। 2023 में जिस तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना की किस्त आई थी और उसके बाद उसे गेम चेंजर माना गया था, लगभग वही दाव जो है वो यहाँ पर हेमंत सोरेन ने भी चलाया। हेमंत सोरेन ने बहुत स्मार्टली इसे खेला। बिल्कुल, वो जेल से बाहर आते हैं, बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। इस पूरे मामले के अंदर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि झारखंड के चुनाव ने क्या ये साबित किया है कि ईडी का दाव उतना कारगर नहीं है जितना उसे माना जाता है, जितना उसे क्रेडिट दिया जाता है। और उसके बाद अब कुछ ही महीने बचे हैं, दिल्ली के अंदर एक घमासान होना है और ईडी के शिकार जो हैं वो यहां पर अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हीं के साथ एक बार फिर मुकाबला होगा बीजेपी का। देखिए बड़ी अहम बात है। मुझे क्या लगता है, मैं सबसे पहले बताता हूं, बाकी मेहमानों की भी अपनी राय ले लेंगे हम इस पर। देखिए ईडी का दाव जो चला गया, वहां पर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहे जेएमएम की तरफ से या पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि चाहे हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो, उनको जेल भेजा गया, उन पर दबाव बनाने की कोशिश हुई ताकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से किसी तरह दूर रहे और अपने अपने राज्य में भलाई के काम ना कर पाए। ये कोशिश, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह रहे, लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरीके से जेल गए, और देखिए थोड़ी तारीफ मैं यहाँ हेमंत सोरेन की इसलिए करूंगा कि उन्होंने बहुत
जहनियत दिखाते हुए जैसे ही वहां पर ईडी जब पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार करती है, वो सब तस्वीरें हम सबको याद हैं। वो ईडी की टीम के साथ राज्यपाल के घर तक जाते हैं, वहां पर जाकर वो इस्तीफा देते हैं और फिर ईडी की टीम वहां से उनको गिरफ्तार करती है। वो उसके वहां से जो सिंपैथी उनके लिए क्रिएट हुई थी ना, क्योंकि झारखंड में कई लोगों से मेरी पहले भी बात होती रही, संजय सिंह जी भी बताएंगे, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि वो तमाम योजनाओं के बाद ये सिंपैथी फैक्टर हेमंत सोरेन ने गेन किया। और जब वो जेल से वापस आए और उसके बाद कोर्ट की जो टिप्पणियां थी उसका उनको फायदा मिला और ये तमाम बातें वो जनता को बता पाए। वहां चाहे वो आदिवासी बेल्ट की हम बात करें, अलग अलग जगहों की, शहरों की बात करें, सब जगह वो लोगों को ये समझा पाए कि जिस तरीके से उनको जेल भेजा गया था वो ठीक नहीं था। लेकिन इसके उलट यही सब कुछ दिल्ली में भी हो रहा था, जिसकी ओर इशारा आपने किया। दिल्ली में भी बहुत जल्दी चुनाव होने हैं, फरवरी तक वहां नई सरकार बन जानी है, मतलब अगली सरकार बन जानी है, जिसकी भी बने। हालांकि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अब दिल्ली में यही कहकर अरविंद केजरीवाल आए थे कि जेल का जवाब वोट से, लोकसभा में, लेकिन जनता ने जेल का जवाब वोट से नहीं दिया। अब रेवडियो पर चर्चा लेकर आए हैं और जाहिर सी बात है ईडी सीबीआई प्राइम मुद्दा रहा है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, उनका दुरुपयोग। और अभी से नहीं, वो तब से रहा है जब वो आंदोलन के टाइम से रहे हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे थे, तब से रहा है। अब ये कितना दिल्ली की जनता को समझा पाते हैं? लोकसभा में तो ये फेल हो गया। हेमंत सोरेन कामयाब हो गए, उसका फायदा उनको सीधे तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद जो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे कई सारी योजनाओं में फेरबदल किया, मैया सम्मान योजना जो शुरू किया, उसका फायदा लोगों को मिला। और तमाम आश्वासन बाद में लोग देखते हैं, पहले हाथ में क्या आ रहा है उसको पकड़ते हैं। और वो जब एक बार हाथ में आ गया तो आदमी के समझ में आ जाता है कि वो आगे भी आता रहेगा। इसका फायदा जैसे यहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन को मिला, वैसे ही वहां पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी को वहां पर महाराष्ट्र में मिला। अब अरविंद केजरीवाल रेवडियो की चर्चा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ईडी सीबीआई एक ऐसा मुद्दा है, वो जमीन पर उसको कितना ट्रांसलेट कर पाएंगे कि हमारे साथ दुरुपयोग हो रहा है, वाकई इसके जरिए हम दबाव में हैं, ये बड़ा देखने वाली बात होगी प्रणय, और ये बड़ी चुनौती है। इसीलिए मैं एक बार संजय सिंह जी के पास चलूंगा। संजय जी, झारखंड में ये जो मुद्दा बना, हेमंत सोरेन का जेल जाना, जेल से वापस आना, क्या ये ज्यादा फायदेमंद हो गया उनके लिए? उनका जेल जाना और जेल से वापस आना, और इसमें जो कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी, उन टिप्पणियों को इन्होंने जनता के बीच बहुत तरीके से रखा, लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि ईडी ने उनके साथ ज्यादती की है, जबकि उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, और ईडी वालों ने उनको भाजपा के इशारे पर गिरफ्तार किया। इसकी सिंपैथी उन्हें मिली, खासकर ट्राइबल क्षेत्र में इसको इन्होंने जबरदस्त तरीके से भुनाया और इसका इनको फायदा भी मिला, क्योंकि कोर्ट की जो टिप्पणियां थी उससे साफ जाहिर हो रहा था कि इसमें हेमंत सोरेन का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। और इसको इन्होंने बहुत तरीके से लोगों के बीच में ले जाके अपने ट्राइबल इलाके में खास करके पेश किया, जिसका फायदा उनको मिला, सिंपैथी मिली लोगों की। साथ ही चुनाव के अहम पहले जो 3 योजनाएं इन्होंने शुरू की, जैसे इन्होंने बहुत तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इनके पास पैसे केंद्र सरकार नहीं दे रही है, इसलिए इन्होंने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की थी और उसमें पैसे भी बढ़ा दिए थे, जिसका फायदा इनको मिला। ट्राइबल क्षेत्र जी, उसका फायदा भी इनको उसमें ज्यादा मिला। यही वजह है कि इनको ट्राइबल क्षेत्र में, हालांकि कुछ ट्राइबल क्षेत्र में इनको नुकसान हुआ है तो कुछ में फायदा भी हुआ है। कई ट्राइबल सीटों पर, जैसे एनडीए गठबंधन के कुछ ये आगे आ रहे हैं, जो अभी इनिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार, लेकिन ये है कि जेएमएम को उसमें मतलब मार्जिन दिखता है, अभी भी वो ट्राइबल बहुल इलाकों में बहुमत में है और ज्यादा सीटों पर आगे है। बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है, देखिए प्रणय और अभिलाषा का भी इशारा इसी ओर था और वही बात आप भी कह रहे हैं और वो नतीजों में भी दिख रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक बार प्रणय, मैं चाहूंगा जल्दी से एक बार आप लोग जरा उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है उस पर नजर डाल लें। उत्कर्ष मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम लोग चल रहे हैं। बीजेपी प्रणय, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। 9 उपचुनावों की बात की जाए तो उसकी तस्वीर कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। यहां पर अगर आप देखें मीरपुर की सीट, तो मीरापुर की जो सीट है उसके अंदर आरएलडी जो है यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कुंदरकी की सीट, इसकी डिटेल्स आपको उत्कर्ष बताएंगे क्योंकि वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, ग्राउंड पर भी मौजूद हैं। कुंदरकी की सीट के अंदर बीजेपी आगे नजर आ रही है। इसके अलावा आप गिनते जाइएगा, देखिए, क्योंकि इन 9 विधानसभा सीटों के अंदर माना जा रहा था कि ये सारे वो इलाके हैं जो गढ़ हैं समाजवादी पार्टी के या उनकी बढ़त रही, लेकिन यहां पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के जो अपना परफॉर्मेंस था वो महाराष्ट्र में भी सुधारा है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी सुधारा है। तो कुंदरकी
कुंदरकी की सीट के अंदर बीजेपी के रामवीर सिंह जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गाजियाबाद की जो सीट है उसके अंदर संजीव शर्मा जो है वो आगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो खैर की सीट है वहां से भी सुरेंद्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वो इस समय आगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा करहल की जो सीट है वहां पर समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह आगे नजर आ रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि करहल की जो सीट है वो गढ़ है। अखिलेश यादव की सीट खाली करने के कारण ये जो सीट है वो इस समय समाजवादी पार्टी इस पर आगे बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा सीसामऊ की जो सीट है वहां पर भी समाजवादी पार्टी इस समय आगे नजर आ रही है। नसीम सोलंकी यहां पर आगे हैं। इसके अलावा फूलपुर की जो सीट है इसको लेकर भी काफी खींचतान थी, लेकिन फूलपुर की सीट इस समय जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कटेरी की जो सीट है वहां पर भी जो धर्मराज निषाद हैं बीजेपी के वो आगे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें मझवा की सीट की तो इसके अंदर जो है सुचिस्मिता मौर्य जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। इसके अलावा जो केदारनाथ की सीट है उत्तराखंड के अंदर, यहां पर भी जो है आशा नौटियाल बीजेपी की ये आगे नजर आ रही हैं। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बताती है कि इस समय जो अधिकतर सीटें हैं, यानी अगर आप बीजेपी के खाते में सीटों को देखें तो 1, 2, 3 इसके अलावा 4, 5, 6, 7 और 7 सीटें जो है 7 सीटें इस समय बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक सीट जो है वो आरएलडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर ये देखिए बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। उत्कर्ष लगातार मेरे सहयोगी जुटे हुए हैं और उपचुनाव के दौरान खेमचंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार मैं उत्कर्ष को चर्चा में ले आऊं। उत्कर्ष लगातार पूरे इस उपचुनाव के दौरान आप अलग अलग सीटों पर भी गए थे। अखिलेश यादव किस तरीके से एक कह सकते हैं एग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे, एग्रेसिवली लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोकसभा का मोमेंटम जो वो बरकरार रखना चाहते थे वो तो टूट गया। और ये चर्चा मैंने आपने पहले भी की थी कि साख उतनी योगी सरकार की नहीं जितनी अखिलेश यादव की लगी है, क्योंकि वो जिस तरीके से लोकसभा जीत कर आए थे और आगे बढ़ना चाह रहे थे। अगर प्रणय के साथ आप दोबारा जाएं तो एक सीट में आपको कह रहा हूं वो जरूर देखिएगा, मतलब उस सीट का इनसाइड विश्लेषण करिएगा आदर्श। वो है कुंदरकी की सीट। कुंदरकी एक ऐसी सीट जिसमें 55% अल्पसंख्यक वोटर है, 55% मुसलमान है, बहुत साफ लफ्जों में हम कहें तो। कुंदरकी तस्वीर हम दिखा पाए तो आप अपनी बात कहते रहिए। प्रणय के साथ हम वो तमाम डिटेल्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मतलब मेरा यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों को देखना हो 7-2 का स्कोर हमको ऊपर से नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप अंदर जाना चाहें, कुछ एक हेडलाइंस ढूंढना चाहें आदर्श, तो मेरा ये कहना है कि आप जाइए कुंदरकी की सीट को खोलिए और कुंदरकी की सीट के उस मार्जिन को देखिए। अगर हम साथ में, जैसा आपने कहा कि हम फ्रेम पर दिखा पाए, वो सीट जहां पर इन 9 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव हो रहे थे सर्वाधिक अल्पसंख्यक वोटर था, सर्वाधिक मुसलमान वोटर थे, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास 50,000 से ज्यादा की लीड है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो इस तरीके से आगे हैं, ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी किसी और भाजपा के बीच में जो गैप है वो 2-3 प्रत्याशियों को मिलाकर है। मतलब 50,000 से ज्यादा की लीड होना एक ऐसी सीट पर जहां पर अल्पसंख्यक वोटर 50,000 से ज्यादा हों, माफ कीजिएगा 55% से ज्यादा हों, वो अपने आप में एक दिलचस्प पहलू है। इसके अलावा एक सीट जो मैंने कहा जो एक हेडलाइन बन सकती है वो है सीसामऊ की सीट। सीसामऊ पर इरफान सोलंकी पर जो तमाम आरोप लगे और उसके बाद अदालत ने दोष सिद्ध किया था, अगर हम वहां पर जा पाए, और देखिए हमारे पास वो अब वो सीटें खुलती जा रही है, कुंदरकी पर हैं और कुंदरकी के स्क्रीन भी हम साथ में देख पा रहे हैं। वहां पर वो जो मार्जिन हमको दिख रहा है ना, ये मार्जिन बताता है। और आप समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच के मार्जिन को देखें, हो सकता है प्रणय उस मार्जिन को बाद में बताएं, जब मैं अपनी बात पर हूं तो वो नंबर भी बताएं फिलहाल वर्तमान में तुरंत क्या नंबर है। लेकिन सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक वोटरों की सीट पर इतना बड़ा मार्जिन होना, करीब करीब वो अब 60,000 से ज्यादा का मार्जिन दिख रहा है और सपा प्रत्याशी को सिर्फ 10,000 के आसपास वोट दिखाई दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो मैंने कहा, सीसामऊ अगर आप चलते हैं कानपुर की सीसामऊ सीट पर, वहां पर इमोशनल वोट मांगा गया। वहां कहा गया कि इरफान सोलंकी के साथ जो अभी आप जिक्र कर रहे थे आदर्श अपने सवाल में, जो आप दिल्ली का और झारखंड का जिक्र कर रहे थे ना, वो सीसामऊ में दिखा था कि इरफान सोलंकी जेल गए। अब जनता तय करेगी वो जेल जाना सही है कि गलत है। वो इमोशनल वोट ऐसा लगता है कि सीसामऊ में काम आया, इमोशनल अपील काम आई और वहां हुआ। करल, प्रणय ने भी कहा, आपने भी कहा, हम सब जानते हैं गढ़ है समाजवादी पार्टी का, कंफर्टेबल जीत की ओर है। लेकिन अब अगर तस्वीर आप बताएं कि श्रेय किसका, अगर हम बात करते हैं फूलपुर मुश्किल सीट थी, कटेहरी 3 दशकों से करीब भाजपा के पास वो सीट नहीं थी, वहां की अगर हम बात करते हैं, कुंदरकी भी एक ऐसी सीट जो भाजपा के पास नहीं आ रही थी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस पूरे प्रचार को अपने कंधों पर लेना, उस बटेंगे कटेंगे के नैरेटिव को नीचे तक ले जाना, उस ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को या उस वोटर पोलराइजेशन को कर पाने में सफल हो जाना। और उससे बड़ी बात मैं वापस कह रहा हूं, जब कुंदरकी के हम ग्राउंड से रिपोर्ट्स देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि सिर्फ ध्रुवीकरण का वोट नहीं मिला, वो जो माना जाता है कि वोट भाजपा को नहीं मिलता है वो भी कम से कम एक विधानसभा में मिला है।
और इसके अलावा जैसा आपने शुरू में कहा, समाजवादी पार्टी कुछ एक सीटों पर आपत्ति चूंकि कुंदरकी जताएगी की और बात बिल्कुल कर रहे जताएगी, हैं, मुझे लगता है कि कुंदरकी के आंकड़े जो है वो हमें बता देना चाहिए दर्शकों को, और ये समझना बहुत जरूरी है। जो बात उत्कर्ष कर रहे हैं उसे जरा स्क्रीन पर भी समझ लें कि दरअसल ये आंकड़ा क्या है और उत्कर्ष किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, देखिए कुंदरकी की जो सीट है उसके ऊपर 32 में से 16 राउंड पे इस समय मतगणना हो चुकी है, और इन 32 राउंड के नतीजों को अगर आप देखें तो आपको यह साफ नजर आता है कि यहां पर रामवीर सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो इस समय आगे हैं, और उनके पास में 97,518 जो मत हैं वो उन्हें हासिल हो रहे हैं। और आप इस तस्वीर को जरा देखिए, यहां पर उनके अलावा यानी रामवीर सिंह के अलावा जितने भी उम्मीदवार हैं वो सब अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, यानी मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ये 12 जो कैंडिडेट्स हैं, यानी रामवीर सिंह के अलावा जितने 12 कैंडिडेट जो यहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं उसमें से 11 कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और जो उनके पीछे यानी जो सेकंड ट्रेलिंग कैंडिडेट हैं वो समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान हैं, और उन्हें महज 10,417 वोट मिले हैं। और तो ये बड़ा बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश के राजनीति के अंदर, और खासतौर पर कुंदरकी की सीट, इसीलिए उत्कर्ष इस पर लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कुंदरकी की सीट को समझना, कुंदरकी की सीट को जानना, और उसका में जो सियासी समीकरण बदला है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2027 के चुनाव हैं उसको भी प्रभावित कर सकता है। और खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसमें जो सियासी जमीन है उसके ऊपर काम किया गया, और शायद यही वजह है कि अल्पसंख्यक बहुलता वाली सीट के ऊपर बीजेपी के कैंडिडेट रामवीर सिंह यहां पर इस समय बढ़त बनाते हुए न केवल नजर आ रहे हैं बल्कि एक बड़ी बढ़त कहा जा सकता है इसे। 97,508 वोट इस समय तक, जबकि 16 राउंड की मतगणना हो चुकी है। बैक टू यू। बिल्कुल, और जैसा मैंने कहा, उसके बाद अगर आप और एक दो सीटों पर जिस पे हम हेडलाइन तलाशें पड़े हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, कुंदरकी पर 1 लाख के आसपास का मार्जिन दिख रहा है। ये एक अलग टाइप की ग्राउंड पॉलिटिक्स थी, और जमीन पर जो एक्सपेरिमेंट भाजपा ने किए, ये एक हेडलाइन है। दूसरी हेडलाइन जो मैंने कहा, निश्चित तौर पर सीसामऊ है। आदर्श ने जिसका जिक्र किया था झारखंड में, दिल्ली में वैसा ही इमोशनल वोट मांगा गया, वहां दिखा। फिर कर रहे गढ़ की बात है, वो कौन कौन से ऐसे गढ़ हैं जो दशकों से भाजपा के पास नहीं थे, जिसमें कटेरी एक और सीट है जो दिखाई दे रही है। बाकी जो मैंने आपसे जो बात मैं कह रहा था, अगर मैं उसको कंटिन्यू करूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैंपेन, उनका इस पूरे कैंपेन को डिजाइन करना, संगठन का साथ देना, संघ का प्रचार करना, जमीन पर उतरना, और ये ना मानना कि अल्पसंख्यक वोट नहीं मिलेगा या सिर्फ तुष्टीकरण वाली बात करना, वो मंचों से हुई, लेकिन जमीन पर जो जातियों को साधा गया, जो बिरादरियों को साधा गया, वो एक चीज है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने मतदान के दिन जिस तरीके से आपत्तियां जताई थी, पूरी मतगणना के बाद कुछ आपत्तियां होंगी जो हमको देखने को मिलेंगी। समाजवादी पार्टी कुछ एक बिनाहों पर, कुछ एक चीजों पर वो आपत्ति करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जो हम अक्सर कहते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन करती है और जल्दी करती है, नहीं करती है, वो करती भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और वापस मैं आपसे कह रहा हूं, जब इन 9 सीटों के हम विश्लेषण कर रहे होंगे, जब देर शाम को होंगे, तो किन चीजों ने प्रभाव डाला, उसमें से कुंदरकी एक हेडलाइन होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर होगी। मीरापुर के जब परिणाम आएंगे तो आपको चंद्रशेखर आजाद और उनकी उस पॉलिटिक्स, जिसमें दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितने सफल हुए नहीं हुए वो दिखाई देगा। बाकी जो सीटें हैं उनमें अमूमन जो उम्मीद थी, जिस तरीके का पैटर्न ट्रेंड दिखाई दे रहा था, वो है। 2 मुकाबले मुझे अभी भी लग रहा है जो थोड़े नजदीकी होंगे, फूलपुर और कटेरी में ऊपर नीचे चल रहा था, भाजपा वहां पर भी आगे है। तो भाजपा और रालोद का जो गठबंधन है, यानी जो एनडीए है, 7 सीटों पर आगे है, 2 पर समाजवादी पार्टी है। सीसामऊ की सीट आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि सपा ने जीत ली है, क्योंकि वो 20वें राउंड की मतगणना है और उसमें जो लीड है वो 8,000 की लीड है। तो ऐसे में उस लीड को अब एक सिंगल राउंड में पाना असंभव है। तो वहां पर सीसामऊ एक सीट आप मान लीजिए कि जो पहली विनिंग सीट होगी वो सपा के पास जाएगी, लेकिन इसके बाद एक और सीट है, सिर्फ एक सीट और है जो इस वक्त सपा के खाते में जाते उत्तर प्रदेश से दिखाई दे रही है। आदर्श अगर का सवाल बना लिया गया था, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उत्कर्ष लगातार अलग अलग सीटों से भी जानकारी दे रहे थे और किस तरीके से पूरा सियासी समीकरण बनाने की कोशिश हो रही थी, वो भी। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। खेमचंद जी, बड़ा अहम सवाल है, बटोगे तो कटोगे जो आगरा से शुरू हुआ था नारा, क्या वो महाराष्ट्र में चल गया, उपचुनाव में चल गया? अगर चल गया तो झारखंड में नहीं चला, ये समझना चाहेंगे हम आपसे। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, मेरी समझ से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन वालों ने झूठ बोला था लोकसभा इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में, और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वहां पे कुछ सीटें कम मिली, उत्तर प्रदेश में भी कम मिली और महाराष्ट्र में भी कम मिली। लोगों में गुस्सा था, लोग कह रहे थे कि यार इन्होंने तो हमें गुमराह कर दिया। इंडिया गठबंधन वालों ने जो झूठ बोला कि वे संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, बला बला बला, ये तो योगी और मोदी जी तो संविधान को मजबूत कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो SC ST का ख्याल रख रहे हैं।
ये एसपी वाले तो दूर हो जाते हैं। जब मुसलमान और SC ST की बात आती है, जब ST की कन्या के साथ अत्याचार किया जाता है अयोध्या में, तो ये तो उनके साथ खड़े होते हैं। अभी एक बेटी, ST की बेटी बीजेपी के लिए वोट देती है, बीजेपी को वोट देने के लिए कहती है, तो उनकी हत्या करवा देते हैं। ये सारी चीजें जब इनका अफवाह और आयोजित आंदोलन जब दूर हो गए, जब भ्रम दूर हो गया, तो लोगों में गुस्सा था, वो गुस्सा अब दिख रहा है। उपचुनाव में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके समर्थन दिया है, वो दिख रहा है कि हाँ, कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ताकत से आ गए। जो हुआ लोकसभा में, अब वो रिपीट नहीं करेंगे। वैसे ही महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ कर दिया इनका। कौन बनेगा महाराष्ट्र में सीएम? कौन बनेगा ये बताइए। देखिए, सीएम हमारे गठबंधन का ही बनेगा, अच्छा कार्यकर्ता बनेगा। कौन बनेगा ये तो एक कम्बाइन ये तो झा साहब कम्बाइन लीडरशिप डिसाइड करेगी, हमारी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी। हम जैसे कार्यकर्ताओं की मर्यादा नहीं है समय से पहले इस तरीके की बात करना। और आप पत्रकार हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। महाराष्ट्र में आपके बहुत से कार्यकर्ता चाहते थे कि हम काम कर रहे हैं बीजेपी का, तो शिंदे साहब को, फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। महाराष्ट्र में तो बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में ये बात चाहते हैं। इसमें आदर्श भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है उनका नेता सीएम बने। हो सकता है शिवसेना के भी नेता चाहते हो, एनसीपी के भी नेता ऐसे चाहते हो, लेकिन गठबंधन में सभी लोग बैठेंगे और बैठ के निर्णय लेंगे कि भाई अब जो बड़ी जीत आई है उसमें किसको नेतृत्व करना चाहिए। और नेतृत्व भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कंबाइंड लीडरशिप इम्पोर्टेंट है। लास्ट गवर्नमेंट में भी कंबाइंड लीडरशिप ने काम किया, नेतृत्व सीएम करते हैं, लेकिन देखिए इसमें एक पेच है, वो मैं क्यों कह रहा हूं वो पहले सुनवा देते हैं। एक बार जरा एकनाथ शिंदे साहब का बयान सुनवाए पीसीआर, क्या कुछ उन्होंने कहा था, क्योंकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब इसको लेकर सीधे सवाल होने लगे। ममदानी साहब भी हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनकी भी मैं लूंगा, लेकिन पहले एक बार सुनवा दें आपको एकनाथ शिंदे ने क्या कहा था। जी, सभी के समन्वय से सब एकजुट होकर वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। कोई ऐसा हमारे में मतभेद नहीं है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम फैसला जो है, अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। तो देखिए, एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे और सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्योंकि जिस तरीके से परिणामों से तस्वीर साफ होती जा रही है, रुझानों से नतीजे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही चीजें, और जितना बड़ा गैप दिख रहा है, सवाल यही है। खेमचंद शर्मा साहब, इसी पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। आदर्श भाई, जो मैं कह रहा था वही शिंदे साहब ने कहा। उन्होंने कहा है कि हम तीनों पार्टियों की लीडरशिप बैठेगी, बात करेगी। जिस तरीके से सामूहिक रूप से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है, वैसे ही हम सामूहिक निर्णय लेंगे और नेतृत्व भी डिसाइड हो जाएगा, मंत्रालय भी डिसाइड हो जाएंगे, मंत्रिपरिषद भी डिसाइड हो जाएगी, डेट भी डिसाइड हो जाएगी। और इसमें कोई कलह वाली बात नहीं, कोई अड़ने वाली बात नहीं है। तो किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि नहीं हमें ही चाहिए, तो वैसा नहीं है। और बहुत ही अच्छे माहौल में चुनाव। अजीत पवार की वाइफ सुनेत्रा पवार वो कह रहे हैं कि उनको सीएम बनना चाहिए, शिंदे साहब कह रहे हैं ऐसा कोई तय नहीं हुआ था कि जिसकी ज्यादा नंबर। देखिए आदर्श भाई, मैं तो कहता हूँ आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप कल को हमारे कार्यकर्ता बन जाए, मैं सोचूंगा आदर्श भाई हमारे सीएम बन जाए। देखिए, ये पर्सनल रिलेशन में, पारिवारिक रिलेशन में हर एक आदमी चाहता है, लेकिन जो नेतृत्व है, क्योंकि गठबंधन की अपनी मर्यादा होती है, गठबंधन की अपनी कंप्लायंसेज होती है। गठबंधन में ये भी देखा जाता है कि पीछे नेतृत्व किसके पास था, आगे नेतृत्व कौन अच्छे से संभाल सकता है, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और सब चीजों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। और ये निर्णय बहुत प्रेम पूर्वक, बिना किसी प्रॉब्लम के होगा, ऐसा मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ। जल्दी ये निर्णय होगा। ठीक है ममदानी साहब, एक छोटी सी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। शिंदे साहब को भी आपने सुन लिया, खेमचंद शर्मा जी को भी सुन रहे हैं। बड़ी चुनौती होने वाली है, अब 26 तारीख तक सरकार बननी है, अगर शपथ ग्रहण होना है तो समय तो अब है नहीं बहुत ज्यादा। देखिए, मुझे नहीं लगता अब समय की जरूरत है। अगर ये चीजें ऑपोजिशन के पास आती तो उनके लिए खतरा था। अब गवर्नर, सरकार सारी चीजें अपनी है, तो उसके लिए वहां दिक्कत मुझे नहीं आ रहा। अब बहुत क्लियर मेजोरिटी है, मतलब किसी भी तरीके से किसी की जरूरत नहीं है। कौन होगा सर? चुनौती तो ये है। मुख्यमंत्री मुझे जहां तक लगता है देवेंद्र फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे, उसके लिए इनकार नहीं है।
क्योंकि उसका आप साफ तौर पर समीकरण देखिए जिस तरीके से अभी तकरीबन 122 से 127 इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, यानी कि बीजेपी सिर्फ अपने अलायंस को न ले और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अगर वो जोड़ ले तो वो सरकार बना सकती है। मतलब इस कंडीशन में वो आ चुकी है। यहां तक मैं बीजेपी पार्टी को जानता हूं, उनके लोगों को जानता हूं, ये किसी भी तरीके से अब समझौते के मूड में नहीं है। हो सकता है कि इस अभी 3 बजे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाने वाली है, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके अंदर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों मौजूद रहेंगे। देखिए कांग्रेस की परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है या उनके अलायंस कितनी खराब हो चुकी है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जितनी भी सीट्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार हाउस जो है, जो अब तक हालात दिख रहे हैं कि विदाउट लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेगा, क्योंकि उसके लिए भी कम से कम मुझे लगता है 29 सीटें चाहिए, जो इस वक्त हालात नहीं दिख रहे। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, ये 2 ऐसी जगह है जहां कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कैसे उनके साथ क्या गलती हुई, क्या चीजें हैं जिसको लेकर के इतने बड़े हार का मामला इनके सामने आया। वहीं बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शन के हार के बाद में माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए आपने देखा एक एक चीज को समझा, पकड़ा और लगातार कोशिश की कि महाराष्ट्र के अंदर उसकी सरकार बने। तो इन सारी ही चीजों के अंदर अब जिस तरीके से ये यहाँ आई है, सत्ता के अंदर पहुंची है, आरएसएस मेहनत कर रहा है, तो किसी भी तरीके से अपने मुख्यमंत्री को वो नहीं छोड़ेंगे। और उनकी पहली पसंद एज ए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आरएसएस की पहले भी थी, आज भी है, जिसको लेकर के आपने देखा होगा पिछले दिन जहां उनको लगा कि महाराष्ट्र के अंदर कई बड़े नेताओं के जो दौरे हैं जिससे नुकसान हो सकता है, तो तकरीबन 9 ऐसी सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंसिल कर दी। अमित शाह जी को नागपुर पहुंचने के बाद भी उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो मुझे कहीं भी ये शंका नहीं है किसी भी तरीके से कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और राज्य का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो है उसे बहुत अच्छे मंत्रालय और कुछ ऐसे मंत्रालय जिसके लिए बहुत चाह होती है एक पार्टी की, उस तरह के मंत्रालय जरूर दे सकते हैं। यस, मालदार मंत्रालय जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि तस्वीरें सबके सामने है और कुछ थोड़ा सा ही वक्त है। दूसरा जो मैं एक चीज और बता दूं, मुंबई के अंदर अणुशक्ति नगर, जहां से सना मलिक फहाद अहमद को हरा के जीती है, वहां पर एक नवाब मलिक की जो बेटी है वो उनकी अपनी पुरानी सीट थी, लेकिन नवाब मलिक की जो है हालत बहुत खराब है, तकरीबन 4थे नंबर पर चल रहे हैं, जबकि वो उम्मीद थी कि दोनों ही सीट निकाल लेंगे, लेकिन नवाब मलिक की परिस्थिति वहां बहुत खराब है। फर्स्ट वहां अबू हाशिम जो है वो अच्छी लीड दे रहे हैं और सेकंड नंबर पे वहां एमआईएम जो कि बिल्कुल नया लड़का है, जो लोकल लड़का है, वो उनको कम्पीट कर रहा है सेकंड नंबर पर। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए नतीजों में बहुत दिलचस्प चीजें भी हैं, जिस तरीके से भी ममदानी साहब बता रहे थे, लेकिन अब जो रुझान है वो धीरे धीरे आंकड़ों में तब्दील हो रहे हैं। क्या और तस्वीर बनती है और क्या इसके आगे की कहानी है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो अब सिर्फ एक सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे बनेगी बात, ये तमाम चीजें हैं। और झारखंड में तस्वीर लगभग साफ दिख रही है, तो इसके पीछे के कारण क्या है, कैसे हैं, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। और झारखंड को लेकर और महाराष्ट्र को लेकर और जो तमाम आपके मन में सवाल है वो भी आगे हम अपने तमाम खास मेहमानों के सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देश और दुनिया के हर बड़े अपडेट के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिए। ममदानी साहब आपका, शर्मा जी आपका, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत